हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आज थोड़ा सा आप लोग नहीं जुड़ पाए होंगे, उसका रीजन ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा। एक बच्चा कह रहा है सर कल के लिए इतनी सारी क्लासेस क्यों शेड्यूल करा दी हैं आपने। भाई अभी ना हम ऐसे ही क्लासेस लेंगे, क्योंकि देखो ना, जो बच्चे पुलिस और जीडी का फॉर्म भरे हुए हैं उनको नुकसान ना हो, ठीक है भाई। और बाकी जो नहीं भरे हैं तो भाई आपको तो फायदा है ही। एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, इसलिए बस जल्दी हो जा रहा है आपका, ठीक है भाई। तसल्ली से पढ़ेंगे, चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, भाग दौड़ कोई मचाएंगे नहीं, चाहे क्लास हमको एक्स्ट्रा लेनी पड़े। मैंने पहले भी बोला है आपसे, ठीक है। तो अब आप ना डेली शेड्यूल जरूर देख लिया करना, उसमें रीजनिंग की एक्स्ट्रा क्लास कहां कहां लगी हुई है, ठीक है। सर जस्ट अभी देखा है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई नमस्कार। नाम ले लो सर। नाम क्या लें, आज तो बच्चे ही कम जुड़े होंगे क्योंकि शेड्यूल ही नहीं थी चीजें, ठीक है जी। आपका ले लेते हैं एमडी। हेलो सर, ऑडियो वीडियो ऑल ओके है सर। ओके भाई चलिए। सर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आज 2 घंटे की क्लास ली है और कल 3 क्लास 1.5 घंटे की है। वाई भाई एग्जाम आ रहा है, और देखो हर बच्चे के लिए हम बराबर जिम्मेवार हैं, मैंने पहले ही बोला है। बहुत सारे बच्चे जो हैं आप में से भरे हुए होंगे जीडी का फॉर्म, या जिन्होंने भरा होगा पुलिस का फॉर्म। अब उनकी फरवरी में एग्जाम है, तो मेरा टारगेट है मैं कि आपका सिलेबस जनवरी के एंड तक खत्म कर दूं, ठीक है। गुरुजी तुम चेंज हो गए। भाई चेंज कैसे हो गए जी, हम क्लास एक्स्ट्रा लगा दी तो हम चेंज हो गए। तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने लग जाओ हैं, और तुम बोलते तुम चेंज हो गए। सर इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं? सर अभी क्लास लाइव हुआ है क्या? हाँ अभी क्लास लाइव हुआ है, मैंने कुछ पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ वही तो कर रहे हैं निखिल, वही तो कर रहे हैं भाई। इसमें क्या दिक्कत, क्या है इसमें? इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो मैं आपके लिए पॉजिटिव हूं कि बीच में अगर आपके एग्जाम्स कुछ आ रहे हैं तो वहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसमें बुराई क्या है यार? ये तो भाई अजीब प्राणी हो। शिकायत तब होती है जब टीचर बोले अरे सिलेबस ही नहीं करा रहा टीचर, यार टीचर ने सिलेबस ही नहीं कराया। इसमें दिक्कत क्या है? एग्जाम टाइम पे प्रेशर क्रिएट होगा, अभी इतना प्रेशर क्रिएट नहीं है। क्योंकि मेरे पास देखो यार इतने सारे मैसेज आते हैं, मैं किसी दिन आपको मैसेज दिखा दूंगा कि सर हम बहुत परेशान हैं सर, एकदम हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है, एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया। देखो हर बच्चा ना जो एग्जाम फॉर्म भर देता है ना, वो चाहे फॉर्म कोई भी भरे, लेकिन उसको लगता है कि भाई मैं कंप्लीट कर ही लूं, ठीक है ना। एक दिन में इतना क्लासेस कराएंगे तो सर समझ में नहीं आए क्यों? वो मेरा गारंटी है, समझ में क्यों नहीं आएगा? वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वो समझाना मेरा है ना, इसलिए आपको आधा आधा घंटे का ब्रेक भी मिलेगा। जैसे 1.5 घंटे की क्लास खत्म हुई, आधा घंटे ब्रेक, 1.5 घंटे क्लास हुई, आधा घंटे ब्रेक, 1.5 घंटे क्लास हुई, आधा घंटे ब्रेक, ठीक है। और ये ऑफ है उस दिन बाकी की क्लासें आपकी, इसलिए मैंने लगाई है। डेली थोड़ा इतना इतना पढ़ाएंगे हैं। चलो मुझे उम्मीद है अब आप शेड्यूल जरूर देख लिया करेंगे। जिस दिन मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी उस दिन मैं आपकी उस टाइमिंग में, रीजन क्या है देखो, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर पढ़ाता हूं कैरियर विल में, ठीक है भाई। तो मेरा क्या होता है, जिस दिन वो टाइमिंग फिक्स है, जैसे ऑफलाइन वाली क्या है, डेली क्लासेस नहीं होती है, वीक में 3 डेज होती है ऑफलाइन में क्लासेस। तो जिन दिनों में वो ऑफलाइन में क्लासेस नहीं होंगी मेरी,
अब उन दिनों में मैं आराम करता था या डेटा बनाता था या कुछ ना कुछ वैसा काम करता था उसमें मैं अपना। अब मैं क्या करूंगा, उन दिनों में मैं आपका सिलेबस कवर कराऊंगा, जिससे कि जो बच्चे नजदीक में एग्जाम आ रहे हैं आपके, आप उसको कवर कर पाए। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा पढ़ाना कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। चलो आइए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज हम कोशिश करेंगे डाइज का एक टाइप पूरा कवर हो जाए। डाइज दो पार्ट्स में बटा हुआ आता है, एक क्लोज डाइज में और एक ओपन डाइज में, और आज हम डाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो आप? तो आप बोलेंगे सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइज। ठीक है भाई, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा डाइज। डाइज का मतलब क्या है सर? तो आप बोलेंगे पासा। सर हम पढ़ने जा रहे हैं पासा। ठीक है जी, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए पासा क्या होता है। आप बोलेंगे सर जिससे हम लूडो खेलते हैं या जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। एक क्यूब या क्यूबॉइड टाइप की एक आकृति होती है, क्यूब मान के चल लो सर, उसके 6 फेस होते हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है, वही डाइज होता है। ठीक है भाई, पहले इन्फॉर्म नहीं किया, मेरा आज ही अभी अचानक से प्लान बना इसलिए नहीं किया बेटा। अब ये सब कमेंट बंद, अब क्लास चल गई तो चल गई। ठीक है, अच्छा भाई कोई बात नहीं निखिल, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैनेज करोगे आप कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं डाइस क्या होता है। डाइस एक क्यूब या क्यूबॉइड है। अच्छा, आप क्यूब या क्यूबॉइड तो जानते ही होंगे ना भाई? बिल्कुल, ये मैंने आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी आकृति बना दी, यही क्या है? ये क्यूब हो गया भाई। अच्छा, इसको और प्रॉपर वे में मैं बना दूं तो आप बोलेंगे सर कुछ ऐसा बना लो प्रॉपर वे में, जिससे कि हम सारे फेस और सारे कॉर्नर और सारे एड्जेस के देख पाए। चलिए जी, ये ऐसा बना लो सुंदर सा। ये लो, ये क्यूब या क्यूबॉइड बनके आपके लिए तैयार है। ठीक है ना? अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक डाइज में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखो, ये एक डाइज जो है वो एक क्यूब है, और इसके सतह, इसके जो फेस होते हैं ना, उन फेस पर मैं कुछ भी लिख दूं, कुछ भी नंबर लिख दूं, अल्फाबेट लिख दूं, कुछ भी सिंबल लिख दूं, वो क्या बन जाता है? फिर डाइज बन जाता है मेरे लिए। ठीक है भाई, तो पहले हम एक क्यूब या क्यूबॉइड की बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूं मेरे भाई, तो ये एक क्यूब है आपकी स्क्रीन पर, यहां ये दिख रहा है ना, क्यूबॉइड है। ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। अगर इसके सारे फेस पर मैं कोई नंबर लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? फिर एक डाइज बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसकी मैं बेसिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसके कितने फेस आपको नजर आ रहे हैं? देखो, एक ऊपर से नजर आ रहा है, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। टोटल कितने फेस नजर आ रहे हैं? 6 फेस नजर आ रहे हैं सर। तो अगर मैं इसमें फेस की बात करूं, सतह की बात करूं, तो मेरे भाई सतह कितनी होती है इसकी? फेस कितने होते हैं? तो वो होते हैं जी 6। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको लो जी एक बार में देख लो, आप मैक्सिमम कितने फेस देख सकते हो? तो आप बोलेंगे सर अगर एक बार में आप मुझे दिखाएंगे तो मैक्सिमम 3 फेस में देख पाऊंगा। एक ये दिख रहा है मुझे, दूसरा ये दिख रहा है सर, तीसरा ये दिख रहा है। 3 से ज्यादा फेस में कैसे भी नहीं देख सकता, आप किसी भी एंगल से मुझे दिखा दें, 3 से ज्यादा फेस में देख ही नहीं सकता। तो टोटल फेस होते हैं 6, जिनमें से मुझे दिखते हैं कितने? 3 भाई दिखते हैं और 3 मुझे नहीं दिखते हैं। जैसे सामने देखो, ये एक डाइज है जो सामने से आपको दिखाया जा रहा है, तो आप इसके कितने फेस देख पा रहे हो? ध्यान से देखेंगे तो, ध्यान से क्या, कैसे भी देखो 3 ही देख पाओगे भाई। कोई है जो 4 देख पा रहा है? यहां से एक फेस देख पा रहे हो, यहां से दूसरा फेस भाई ये हो गया, और तीसरा फेस आपने ये देख लिया होगा। तो किसी भी डाइज के एक बार में मैक्सिमम आप 3 फेस देख पाते हो। तो फेस की कहानी थोड़ी और समझते हैं। अच्छा सर, फेस के बारे में थोड़ी बात और बता दो जिस पर डाइज बेहद ही डिपेंड करता है, क्योंकि डाइज के क्वेश्चन जो है ना वो मैक्सिमम फेस पर बड़ा ज्यादा डिपेंड करते हैं भाई। तो देखो,
फेस के बारे में जानो। जैसे आपको डाइस का, चलो मैं पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा वैसा करता हूं, आप क्लियर देख पाए। जैसे देखो ये एक डाइस है आपके पास, तो ये तो ऊपर वाला टॉप वाला फेस हो गया इसका, आपने बोला हाँ जी सर। अच्छा, इस फेस को किसी भी डाइस के एक फेस को 4 फेस टच करते हैं। सर 4 फेस टच कौन से करते हैं? देखो एक तो ये कर रहा है टच, एक ये कर रहा है टच, एक इधर से ये वाला टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। तो किसी भी फेस को टच करने वाले फेस कितने होते हैं जी? तो कोई एक फेस मान लिया मैंने भाई, कोई एक फेस मैंने मान लिया, इसको टच करने वाले, भाई टच करने वाले फेस कितने हो गए? तो आपने बोला सर 4 फेस टच करते हैं। अच्छा, एक फेस ऐसा होता है जो इसको कहीं से भी टच ही नहीं कर पाएगा। देखो ये टॉप वाला जो फेस है ना, ये जो बॉटम वाला फेस है, ये टॉप वाले फेस को कहीं से भी टच नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है जो टच नहीं कर पाता ऐसा फेस होता है एक, और उसको बोला जाता है क्या मेरे भाई? अपोजिट फेस। तो अपोजिट फेस कितना होता है? एक। तो किसी भी एक फेस को अगर लेकर मैं चलूं तो उसको 4 फेस टच करते हैं, जिनको हम एडजेसेंट फेस या पार्श्व सतह कहते हैं या नजदीक वाली सतह कहते हैं। और एक फेस ऐसा होता है जो उसको कहीं से टच नहीं कर पाता, वो उसका अपोजिट फेस कहलाता है। समझ गए भाई? फेस की प्रॉपर्टी क्या समझे आप? टोटल होते हैं डाइज में 6 फेस, 6 फेस होते हैं, जिनमें से एक बार में हम 3 देख पाते हैं, 3 हम देख नहीं पाते, 3 छुपे रह जाते हैं हमसे। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो एक फेस को 4 फेस टच करते हैं और एक फेस टच नहीं कर पाता। तो सर जो एक फेस टच नहीं कर पा रहा वो उसका अपोजिट हो जाता है, और जो 4 फेस टच कर पा रहे हैं वो उसके एडजेसेंट मींस पार्श्व या नजदीक वाले सतह कहलाते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई इतनी सी? सर मिनीमोक भी लेके आओ। बिल्कुल मेरे भाई लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल दिक्कत मत लो भाई। देखो यार, यूपी पुलिस का बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, उनके लिए मुझे एक्स्ट्रा करना क्यों पड़ता? नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करता। देखो पहले तो मैं यूपी पुलिस से बहुत ज्यादा लगाव में हूं। लगाव में कैसे हूं? क्योंकि मैंने इतने सारे सिलेक्शन यूपी पुलिस में ऑलरेडी दिए हुए हैं पहले। ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, यूपी के बच्चों को बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूं मैं। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, चलो ये तो कोई बात नहीं हुई, दूसरा रीजन ये हुआ कि यूपी पुलिस में जो भी चैप्टर, मतलब जो भी आपका एग्जाम होता है ना, उसमें मैक्सिमम वेटेज रीजनिंग का ही होता है। 150 क्वेश्चन में से लगभग 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग के टीचर को बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं डेडिकेटेड हूं। बाकी तो आप लोगों के जब आगे एग्जाम आते रहेंगे और भी तो आप करते रहेंगे। चलिए भाई आइए इधर। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि फेस होते हैं भाई 6, जिनमें से 3 एक बार में दिखते हैं, 3 नहीं दिखते हैं, और एक फेस के 4 टच करने वाले फेस होते हैं एडजेसेंट फेस, एक होता है जो अपोजिट में होता है। क्लियर हुई बात भाई? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं मेरे भाई यहां पर, ठीक है जी, किसकी बात करें हम? कॉर्नर की अगर बात करें तो एक डाइज में कितने कॉर्नर होते हैं? कितने कॉर्नर होते हैं भाई एक डाइज में? जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, सामने फोटो भी है, गिन के भी बता सकते हो, जल्दी से बताइए। एक डाइज में कितने कॉर्नर होते हैं? आंसर सही आना चाहिए एकदम। हाँ जी भाई, ये तो यार इतना बच्चा भी बता देगा, कोई भी कैसी बातें करते हो आप। देखो कॉर्नर होते हैं भाई 8, एक सीट्स, दूसरा सीट्स, तीसरा सीट्स, चौथा, यहां 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। तो अगर मैं सीड्स की बात करूं, कॉर्नर की बात करूं, तो सीड्स कितने होते हैं, कॉर्नर होते कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर ये होते हैं 8। टोटल कितने होते हैं जी? टोटल सीड्स होते हैं सर 8। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक बार में देख कितने सकते हैं, विजिबल कितने होते हैं, हमें दिखाई कितने देते हैं? तो आप बोलेंगे सर दिखाई देते हैं हमको 7। बस एक छुप जाता है, कौन सा? ये वाला। बस इसमें यही तो नहीं दिख रहा पीछे से, बाकी तो 1 2 3 4 5 6 7 तो दिख रहे हैं। तो 7 विजिबल होते हैं और एक इनविजिबल होता है, एक दिखाई नहीं देता। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक डाइज में एड्ज कितने होते हैं? कितने एड्ज होते हैं भाई? कितने किनारे होते हैं? तो आप बोलेंगे सर किनारे होते हैं एक डाइज में 12।
भाई अगर कहानी किस पर आ जाएगी, किनारों पर, कितने एड्ज होते हैं फिर भाई, तो किनारे होते हैं 12। देखो गिनो, जल्दी से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल किनारे हुए कितने, 12 सर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बार में आप देख कितने सकते हैं, कितने विजिबल होते हैं आपको, तो यहां गिन लो। अगर मैं आपसे कहूं कि कितने आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई 9। 3 आपसे छुप जाते हैं, एक तो ये छुप गया, दूसरा ये छुप गया, तीसरा ये छुप गया, बाकी सब देख लेते हो आप। तो इसका मतलब है कितने छुप जाते हैं, 3 इनविजिबल होते हैं और बाकी के 9 विजिबल होते हैं। 9 हम देख सकते हैं, गिनो ना, यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 देख पा रहे हो आप। 9 दिखते हैं, 3 नहीं दिखते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हुई एक डाइस की। डाइस की क्या है, क्यूब की हो गई है या क्यूबॉइड की हो गई प्रॉपर्टी, और डाइस भी तो एक क्यूब या क्यूबॉइड ही है। तो आपने क्या क्या देखा, फेस कितने होते हैं, ठीक है भाई, कॉर्नर कितने होते हैं और एड्ज कितने होते हैं, ये हमने देख लिया। हाँ जी सर, कितने हमें दिखते हैं, कितने हमसे छुप जाते हैं, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने फेस के बारे में थोड़ा सा और देखा। क्यों, क्योंकि सर डाइस के जो क्वेश्चन है ना वो फेस पर ही तो आधारित हैं सारे, तो इसलिए हमने फेस के बारे में थोड़ा सा ये देखा कि कोई भी एक फेस अगर मैं लेके चलूं तो उसको 4 फेस तो टच करते हैं, तो वो तो हो गए उसके एडजेसेंट फेस, मतलब पासर सतह या पास वाले सतह या टच करने वाले सतह। और एक फेस ऐसा होता है जो उसको टच करता ही नहीं है कहीं भी, वो होता है उसका अपोजिट फेस। ठीक है भाई, ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई सारी। अब जरा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डाइस कितने टाइप के होते हैं, टाइप अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं डाइस के, तो आप बोलेंगे सर डाइस होते हैं 2 टाइप के। कितने के भाई, 2 के। एक होते हैं स्टैंडर्ड डाइस और एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर मैं आपसे पूछूं सर स्टैंडर्ड डाइस क्या है, तो हिंदी में बोले तो मानक पासा, मूल पासा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है भाई आप कहीं भी चले जाएं, वो हमने एक उसका पैटर्न फिक्स कर दिया है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न को वो फॉलो करेगा। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं से भी ले लें उस पासे को, कैसे भी बना लें, खुद बनाएं, किसी और से बनवाएं, वो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करता हुआ अगर कोई डाइस आपको दिख जाएगा तो वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो जैसे आप अगर लूडो खेलते हैं ना भाई, तो लूडो जो खेला जाता है उस डाइस का एक फिक्स पैटर्न होता है हमेशा। मानो आपके लूडो वाला डाइस खो गया, तो क्या आप एक नया डाइस बना पाओगे लूडो का? अगर लूडो वाला डाइस खो जाए आपका, क्या आप एक नया डाइस बना पाएंगे लूडो का? तो मैंने बोला भाई मैं तो बना लूंगा, आप बोलेंगे सर बना तो हम भी लेंगे। मैंने बोला बनाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कुछ लिख दो, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, उस पैटर्न के तहत ही उस पर नंबरिंग होती है हमेशा। आपने देखा होगा कि लूडो के डाइस पर अगर यहां पर एक पॉइंट है, मैं लिख देता हूं, यहां पर अगर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसके अपोजिट में, अपोजिट कौन सा होता है, ये नीचे वाला भाई, तो यहां 6 लिखा होगा। अच्छा यहां पर 2 लिखा है, तो इसका अपोजिट, ये जो इसके पीछे से है, वहां पर आपको 5 लिखना होगा। अच्छा यहां 4 लिख दिया, तो इसके अपोजिट में जो इधर फेस आ रहा है उस पर आपको 3 लिखना होगा। कहने का मतलब है कि 2 अपोजिट फेसों पर वो नंबर लिखे जाते हैं जिनका सम 7 हो जाए। जैसे 1, तो 1 के अपोजिट में क्या लिखा जाएगा, 6, जिससे कि मिलकर कितना हो जाए, 7। 2, तो 2 के अपोजिट में क्या लिखा जाएगा, आप बोलेंगे 5, जिससे कि मिलकर कितना हो जाए, 7। जैसे 3, तो 3 के अपोजिट में क्या लिखा जाएगा, 4, जिससे कि मिलकर कितना हो जाए, 7। तो कहानी भाई ये है, एक स्टैंडर्ड डाइस का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, और पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि 2 अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, सर बहुत लेट हो गया हमें ज्वाइन करने में, मैनेज नहीं हो पा रहा, कैसे चेज करें पूरा सिलेबस। भाई देखो ये तो हम हमेशा कहते आते हैं, ठीक है, और ये आपको पहले से भी समझना चाहिए चीजों को लेकर,
ठीक है ना, क्योंकि अंतिम चरण पर चीजें नहीं हो सकती हैं। वो तो मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास इस समय, या फिर मैंने ये है कि मैं समझो अगर मैं प्रॉपर ऑनलाइन वाला टीचर ही होता सिर्फ, तो ऑनलाइन वाले टीचरों का क्या होता है, उनका पूरा टाइम डेली के हिसाब से फिक्स होता है। ऑफलाइन वाले टीचरों का क्या होता है, अल्टरनेट पर होती हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर मेरा ऑफलाइन की क्लास नहीं होती तो मैं भी ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाता ना। ये तो मेरे पास है टाइम, तो मैंने बोला चलो है तो फिर पूरा करा दो। थोड़ा सा बच्चे दुआ ही देंगे, बोले सर चलो हमारे इस एग्जाम तक सिलेबस हो गया और हमारी जिम्मेवारी पूरी होगी जिसको लेके हम चल रहे हैं। लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए चीजों को लेके, ठीक है ना, कि एक सही टाइम से सही समय पर सिलेबस खत्म होकर आपको पूरा रिवीजन का टाइम भी मिले, इस हिसाब से चीजों को मैनेज करके बच्चे को चलना चाहिए। बच्चे भी ना तब बेचारे मोटिवेट होते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस पढ़ते चले जाएं। अब एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको पढ़ाई को। आइए जी, सर आप सबका मैसेज देखते हैं बस मेरा नहीं देखते। अनु ऐसा क्यों होगा, हम सबके देखते हैं मैसेज, तो आपका भी देखेंगे। आइए जी, यहां आइए आप लोग मेरे भाई। अच्छा, एक शर्त तो आपने देख ली ना कि स्टैंडर्डाइज की एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि दो अपोजिट का सम हमेशा 7 होगा। एक प्रॉपर्टी और है कि कभी भी दो पास वाले, दो पड़ोसी मिलकर 7 नहीं बना पाएंगे। कहने का मतलब है दो अपोजिट फेस मिलकर हमेशा 7 बनाएंगे, तो दो पड़ोसी कभी भी मिलकर 7 नहीं बना पाएंगे। जैसे समझने की कोशिश करो आप, मैंने यहां पर कोई नंबर लिख दिया, इसके पड़ोसी कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं इसके पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब है जो इसको टच कर रहे हैं। एक ये पड़ोसी है इसका, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर इस पर मैंने कोई नंबर लिख दिया तो इसके पड़ोस में ऐसा नंबर कभी भी नहीं आएगा जो इसके साथ मिलकर 7 बना दे। समझ गए आप? तो कभी भी दो पड़ोसी, कोई से भी दो पड़ोसी कहीं से भी हम ले लें, दो पास में दिखने वाले कभी भी 7 नहीं बना सकते साथ में। जैसे यहीं पर देख लो आप, जैसे अगर मैं बात करूं ये 1, तो 1 के पड़ोसी कौन कौन है, एक तो 4 है, इधर से 2 है, इधर से 3 है, और ये पीछे की तरफ से 5 है इसका पड़ोसी। तो जरा देखना, 1 किसी भी पड़ोसी के साथ मिलकर 7 नहीं बना सकता कभी भी, क्योंकि जिसके साथ मिलकर 7 बनाना था इसको, वो इसके अपोजिट में जाके बैठ गया। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है कि दो पड़ोसी मिलकर कभी भी 7 नहीं बना सकते। सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं यहां पर, आप ध्यान देंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई हैं कि दो अपोजिट का सम हमेशा 7 होगा और दो पास वाले फेस मिलकर कभी भी 7 नहीं बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है। सर चलो स्टैंडर्ड तो हम पहचान गए, स्टैंडर्ड की तो सर आपने हमें पहचान बता दी दो। एक पहचान तो ये कि अपोजिट का सम हमेशा होगा 7, दूसरी पहचान ये कि कोई भी पड़ोसी मिलकर, कोई भी दो पास वाले मिलकर 7 नहीं बना पाएंगे। ठीक है भाई, आइए जी आगे। अब मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई कि नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, उसकी भी तो सर फिर कोई पहचान बता दो ना हमें। तो मैंने बोला भाई, जो किसी भी पैटर्न, इस वाले पैटर्न को, जिस वाले पैटर्न को ये वाला डाइस फॉलो करता है, इस पैटर्न को वो फॉलो ना करे बस, तो नॉन स्टैंडर्ड बन गया। सर ये पैटर्न क्या था? ये पैटर्न ये था कि कोई भी दो पड़ोसी मिलकर 7 नहीं बनाएंगे, कोई भी दो पड़ोसी मिलकर 7 नहीं बनाएंगे। ये बोलता है किन्हीं दो पड़ोसियों पर 7 बनवा लूंगा। भाई देख ले, कोई से भी दो पड़ोसी मिलकर 7 बना गए ना यहां पर, तो समझ जाइए वो क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड हो गया। नॉन स्टैंडर्डाइज की पहचान ये है, कोई से भी दो पड़ोसी, अब वो कौन से हैं कोई लेना देना नहीं, बस दो पास वाले फेस। जैसे यहां 1 लिखा है, यहां क्या लिख दिया आपने, यहां भाई आपने लिख दिया 1 और अपोजिट में 6 ही लिख दिया आपने, और फिर दिमाग में आया अरे सर 1 और 6 अपोजिट में आ गए, सम 7 हो गया। मैंने बोला रुक जा भाई, शांति रखी। यहां मैंने लिखा 3 और यहां फिर लिख दिया मैंने 4, इधर लिख दिया 5 और इधर लिख दिया 2। अब जरा देखना, दो पड़ोसी, कोई से भी दो पड़ोसी, बाकी से लेना देना नहीं है, कोई दो पास वाले मिलकर कितना बना बैठे, 7 बना बैठे। ये कहता था कि भाई कोई भी पड़ोसी 7 नहीं बनाएंगे, और ये कहता है कोई से भी दो पड़ोसी 7 बना लें, बस बाकी दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम नॉन स्टैंडर्ड बन जाएंगे। भाई नॉन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कोई भी दो पड़ोसी 7 बना दें। स्टैंडर्ड क्या कहता है, कोई भी दो पड़ोसी 7 बना ही नहीं सकते। दोनों की पहचान कर लोगे आप, कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। अगर मैं आपको कुछ 1-2 फोटो दिखा दूं तो
बिल्कुल भाई कर लेना चाहिए आपको। चलो तो मैं आपको एक दो फोटो बना के दिखा रहा हूं यहां पर। अच्छा, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं और इसमें आपको दो फोटो दिखाऊंगा। कितने फोटो? दो फोटो। और वो दोनों फोटो एक ही डाइस के होंगे। कैसे? जैसे समझो, एक फोटो मैंने इधर से दिखा दिया डाइस का, ठीक है सर, दूसरा फोटो मैंने इधर से दिखा दिया डाइस का, तो दो फोटो दिखाऊंगा। उन दोनों फोटो के हिसाब से आपको जज करना है कि दिया गया डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। चलिए भाई, मैं आपके सामने फोटो बना रहा हूं, लीजिए भाई। ये दो फोटो तैयार हैं। अब इन पर हम लिख रहे हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग जी इस प्रकार है कि यहां 4, यहां 2, यहां 1, और ये 6, 3, 5। आप मुझे बताइए ये कैसा डाइस आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, जल्दी से बताइए भाई कि ये डाइस आपको कैसा नजर आ रहा है? हाँ जी, कल 3 क्लासेस चलेंगी अमित मेरे भाई। कल हम मैक्सिमम सिलेबस में से ना कुछ बेहतरीन चीजें कल कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर मौका मिला अगर संडे को, तो संडे को भी ऐसे ही 3 क्लासेस रखेंगे कंटिन्यू, जिससे कि काफी सिलेबस हमारे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने ब्रेक इसलिए दिया है, साइकोलॉजी का भी गेम है। बच्चे क्या करने लग जाते हैं ना, एंड में ये देखते हैं, अरे सर ने तो बस इतनी क्लासों में रीजनिंग खत्म करा दी, इसलिए मैंने एक ही मैराथन क्लास नहीं रखी वो, ठीक है। क्योंकि वो ये नहीं देखते कितने घंटे की क्लास है, वो तो बस काउंट करते सर संख्या कितनी है क्लासों की। तो इसलिए मैंने बोला भैया 1.5 घंटे की रखो, लेकिन इनको दिखना चाहिए कि हाँ प्रॉपर कराया है, ठीक है। कोई धोखेधड़ी नहीं होगी आपके साथ जब मैंने बोल दिया तो। अब ये कैसा है? स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड 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 स्टैंडर्ड। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, क्या बात है, सब होशियार हो गए। देखो कोई भी दो पड़ोसी साथ नहीं बना पा रहे, देखना 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 6 और 5 11। कोई भी दो पड़ोसी मिलकर साथ बना ही नहीं पाए, तो ये कैसा हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया भाई। समझ गए ना आप? अच्छा, अब बात करता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं। आप मुझे ये बताना ये कैसा डाइस है फिर? देखो इस पर करते हैं जी अब नंबरिंग। ये आ गया आपके पास में 4 2 1 3 6 4। जल्दी से बताइए कैसा डाइस है? ये दोनों फोटो एक ही डाइस के हैं, दोनों फोटो एक ही डाइस के हैं। बताइए जल्दी से, स्पीड से, स्पीड से बताइए मेरे भाई, ये दोनों फोटो एक ही डाइस के हैं। आप जल्दी से बताएंगे कि ये कैसा डाइस होगा। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये दो पड़ोसी मिलकर कितना बना बैठे? 7। अरे कोई से भी दो मिलकर 7 बना दें। यहां एक भी नहीं दिख रहा था हमको 7 बनाता हुआ, यहां तो दिख गया ना। दोनों फोटो एक ही डाइस के हैं, तो इस ही डाइस के ये दो पड़ोसी फेस ने 7 बना दिया। इसका मतलब है ये डाइस कैसा है? नॉन स्टैंडर्ड है। समझ गए? अभी पहचानना। एक और क्वेश्चन पहचान दोगे आप? तो जरा देखिए, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए ये डाइस कैसा है? ये डाइस कैसा है? स्पीड से मुझे कमेंट करके बताइए, ये आपकी स्क्रीन पर जो डाइस है वो कैसा नजर आ रहा है आपको? तो आप कहेंगे सर यहां पर भी दो पड़ोसियों ने मिलकर 7 बना लिया। अब कोई से भी दो पास वाले मिलकर 7 बना लें, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी और वहीं हम समझ जाएंगे कि कैसा है ये? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है भाई। बाकी दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। क्या आप समझ पाए? क्लियर हुई बात आपके? हाँ या ना? जल्दी से बताइए भाई सब लोग। क्लियर है? कोनो दिक्कत परेशानी असुविधा है तो मुझे बताइए। क्या आप पहचान लेंगे डाइस को देख करके ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है? कोई भी दो पड़ोसी मिलकर 7 नहीं बना पा रहे, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड। कोई भी पड़ोसी 7 नहीं बना पा रहे, स्टैंडर्ड। पड़ोसियों ने 7 बना लिया, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है भाई, चलो जो अब जरा देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सर हम बेसिक काफी बातें जान गए हैं वैसे डाइस के बारे में, है ना। पहचान लेंगे स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है। फिर हम ये भी जानते हैं अपोजिट फेस
कौन से होते हैं, किसी भी एक फेस को 4 फेस टच करते हैं, 3 फेस ही एक बार में दिखाई दे सकते हैं, ये सब बातें हम जान चुके हैं। अब जरा आइए इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर आते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो पहले कुछ क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं भाई स्टैंडर्डाइज पर आधारित, स्टैंडर्डाइज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में पूछे जाते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज पर आधारित, ठीक है। फिर उसके बाद में डाइज को खोलने के बाद में ओपन डाइज पर आधारित। सर ओपन डाइज ऐसा दिखता है, कोई भी एक पासा है, कोई भी है, जैसे मान लो ना ये एक डाइज है मेरे पास, इसको मैं सारे फेस खोल दूं ऐसे। इसका सटीक एग्जांपल आपने देखा होगा, बेकरी की शॉप पर आप गए होंगे ना केक वेक पैक कराने, तो एक खुला सा डब्बा लेके आता है ऐसे, है ना, फिर इसमें यहां पर केक रख देता है और इसको फोल्ड कर देता है, तो वो बन जाता है डाइस। जब ये खुला हुआ था तब ये कहलाएगा ओपन डाइस, ठीक है। तो ओपन डाइस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर कुछ क्वेश्चन ना भाई लैंग्वेज बेस्ड आने लगे हैं आजकल, कि उसमें फोटो नहीं दिखाया जाएगा, उसमें कुछ लैंग्वेज, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ डेटा हमें ऐसे ही बता दिया जाएगा, आप उसके हिसाब से फोटो बना लो या फोटो मत बनाओ, तो उस लैंग्वेज से ही समझ जाओ और पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है भाई। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई है। तो अब इस चैप्टर की कुछ गोल्डन बातों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। गोल्डन पॉइंट हैं कुछ जो इस चैप्टर के, ये मान लो जान है, अगर वो 2-3 बातें आपके समझ में आ गई और आपने समझ ली तो चैप्टर का कुछ नहीं है, फिर आराम से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो जी भाई, समझते हैं। पहली बात तो ये देखना, ये टॉप वाला फेस है जो आपको दिख रहा है और ये बॉटम वाला फेस है। तो टॉप वाले फेस के अपोजिट ही तो ये बॉटम, नीचे वाला, ऊपर वाले फेस के अपोजिट ही तो होगा ये नीचे वाला फेस। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो भाई एक चीज पर गौर करना, जब जब आपको ये फेस दिखाई देगा, ये नीचे वाला बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखें, बैकग्राउंड में थोड़ा सा ठीक से कलर कर लेते हैं जिससे आप देख पाओ। देखो भाई, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। तो क्या ये दिख रहा है नीचे वाला? अभी जरा देखना, अब ये दिख रहा है? हाँ जी सर। नीचे वाला दिख रहा है क्या? ये नहीं सर। अब जरा देखना, अभी भी ये दिख रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं दिख रहा। अब देखना भाई, अब ये दिख रहा है, अभी भी नीचे वाला नहीं दिख रहा। और जैसे ही नीचे वाला दिखने लगेगा वैसे ही ये ऊपर वाला दिखना बंद। अभी आपको ये नीचे वाला दिखने लगा ना, और जैसे ही ये दिखने लगा, इसका दिखना क्या हो गया? बंद। कहने का मतलब है, यहां से आप ये बात समझ गए कि कभी भी दो अपोजिट फेस एक साथ हमें दिखेंगे ही नहीं। अगर एक फेस मुझे दिख रहा है डाइस का, तो उसका अपोजिट कभी भी मुझे फिर दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहला गोल्डन रूल इस चैप्टर का ये है कि मेरे भाई कभी भी दो अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं देते, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा गोल्डन रूल क्या है? जैसे आप ये देखो, ये तीनों फेस आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सर। भाई ये फेस दिखाई दे रहा है, इसके साथ ये दिख रहा है और इसके साथ ये दिख रहा है। तो ये 3 फेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं एक साथ, तो अगर फेस एक साथ दिख रहे हैं कुछ, तो वो कभी भी अपोजिट हो ही नहीं सकते। एक और बात समझ में आ गई हमारे कि सर इसके साथ ये दिख गया तो ये कभी भी इसका अपोजिट नहीं होगा। दो बातें क्या जानी? पहली बात ये, अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखते। और अगर कहीं हमें अपोजिट एक साथ, अपोजिट नहीं, अपोजिट तो दिखेंगे ही नहीं, कहीं हमें दो फेस एक साथ दिख रहे हैं तो फिर वो अपोजिट कभी नहीं होंगे। क्लियर हुई बात? तो ये बातें मैंने यहां गोल्डन रूल में 3 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है भैया, एक पासे की दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती। टू अपोजिट साइड ऑफ अ डाइस नेवर विजिबल एट द सेम टाइम, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है कि एक साथ अगर कोई फेस दिख रहे हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तीसरी बात वही बात है, उसको बस हमने अलग लैंग्वेज में लिख दिया है कि किसी भी डाइस का कोई फोटो बार बार दिखाई दे रहा है, कोई फेस, जैसे ये इस फोटो में भी दिख गया, इधर से भी, इधर से फोटो खींचा मैंने, इसमें भी दिख गया। एक फोटो मैंने ऐसे खींचा, इसमें भी ये दिख रहा है। तो अगर ये फोटो, ये वाला फेस मुझे हर फोटो में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है इसका अपोजिट फेस मुझे किसी भी फोटो में दिखाई नहीं दिया होगा। ये 3 बातें आप अपने दिमाग में रख लेंगे। मुझे उम्मीद है आपने तीनों बातें समझ ली। तो अभी मैंने जो बेसिक प्रॉपर्टी समझाई, क्या आप समझ गए भाई? आपने बोला यस सर, हम सारी प्रॉपर्टी बेसिक समझ गए कि एक फेस को 4 फेस टच करते हैं, वो उनके एडजेसेंट या पासर या नजदीक वाले फेस कहलाते हैं। एक फेस टच कर ही नहीं पाता, वो अपोजिट कहलाता है। अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते।
अगर दो फेस एक साथ दिख रहे हैं तो फिर वो कभी अपोजिट नहीं होंगे। एक फेस बार बार दिखाई देता रहे, हर फोटो में वही आता रहे, तो आप समझ जाइए उसका अपोजिट एक भी फोटो में हमें दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है जी, यहां तक की बातें खत्म। तो अब टाइप वाइज टाइप स्टार्ट करें। मैंने बोला ना ये 4 तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं, फिर नॉन स्टैंडर्ड पर आते हैं। तो पहले आते हैं भाई स्टैंडर्डाइज पर। अच्छा, ये दोनों ही फोटो जो क्वेश्चन है, ये दोनों ही जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्लोज्ड आइज में हम पढ़ेंगे, बंद पासे में। बंद पासा जैसे ये है, खुला हुआ नहीं है अभी, ये बंद है, ये कहलाएगा बंद पासा। खुला ऐसे होता है। तो ये दोनों ही चीजें हम बंद पासे में पहले पढ़ने जा रहे हैं, फिर ओपन डाइज पर आएंगे। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड डाइज। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे एक फोटो दिखाया गया है डाइज का, ठीक है, इस पर एक के अपोजिट वाले फेस पर क्या नंबर होगा। जैसे यहां पर एक है ना, तो इस एक के अपोजिट ये जो फेस है उस पर क्या नंबर होगा, हमसे ये पूछा गया है। और कोष्टक में देखो क्या लिख दिया है ब्रैकेट में कि द गिवन डाइज इज अ स्टैंडर्ड डाइज। ये स्टैंडर्ड डाइज है, ये पहले ही क्लियर कर दिया स्टैंडर्ड डाइज है। भाई अगर स्टैंडर्ड डाइज है तो आपको अपोजिट पूछा है और आप आंसर देने में टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब है आपने क्या ही सीखा है अब तक। भाई स्टैंडर्ड डाइज में अपोजिट का एक पैटर्न होता था ना, क्या कि अगर 1 है तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 रहेगा, जिससे कि मिलकर कितना बना सकें 7। 2 है तो 2 के अपोजिट 5 ही रहेगा, जिससे कि मिलकर कितना बना सकें 7। और अगर मेरे भाई 3 है तो 3 के अपोजिट में 4 ही रहेगा, जिससे कि कितना बना सके मिलकर 7। तो हमसे 1 का अपोजिट पूछ रहा है और दिया गया डाइस बोल रहा है कि स्टैंडर्ड है। तो भाई स्टैंडर्ड डाइस में तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो 1 के अपोजिट में 6 को आने से रोक ले। क्या आएगा आंसर? 6 आएगा भाई। समझ गए साहब? कोनो दिक्कत परेशानी असुविधा हो तो जल्दी से बताइए। अगर मैं बात करूं सबसे सरल इस चैप्टर में क्या है, तो वो स्टैंडर्डाइज के ही क्वेश्चन है। स्टैंडर्डाइज में कुछ नहीं है, बस पहचानना है कि दिया गया डाइज स्टैंडर्ड है, हमसे अपोजिट पूछेगा, अपोजिट हमारी उंगलियों पर रटे हुए हैं। बस फोटो देखकर आप ये पहचान लो कि दिया गया डाइज कैसा डाइज है। अगर स्टैंडर्ड है तो 1 के अपोजिट आप बोलेंगे सर हमेशा क्या आएगा 6, 2 के अपोजिट हमेशा 5, 3 के अपोजिट आप बोलेंगे सर हमेशा 4 आएगा। सर इंग्लिश वाला साफ नहीं दिख रहा कंटेंट, बेटा कुछ है भी नहीं उसमें है ऐसा। ये लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे, लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा होगा। लो भाई ऐसा कुछ खास है भी नहीं। वैसे उस लैंग्वेज पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं थी, जो लैंग्वेज थी वो मैंने आपको बोल ही दी थी कि ये डाइज एक स्टैंडर्ड डाइज है तो 1 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 के अपोजिट स्टैंडर्ड डाइज है तो हमेशा 6 रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें आप पूरा स्टैंडर्डाइज समझ जाएंगे, पूरा समझ जाएंगे स्टैंडर्डाइज एक क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है भाई। ये रहा एक क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन होते ही आप स्टैंडर्डाइज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और फिर हम तुरंत आ जाएंगे नॉन स्टैंडर्डाइज पर। स्टैंडर्डाइज में पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, बस स्टैंडर्डाइज में तो आपको पहचानना है कि दिया गया पासा अच्छा स्टैंडर्ड है, तो फिर तो हमसे किसी का भी अपोजिट आप पूछ लो हम बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर दिख रही होंगी फिगर। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपको ये 6 की 6 फिगर क्लियर दिखाई दे रही हैं? यस और नो इतना लिख दो कि हाँ जी सर ये जो फिगर आपको सामने दिखाई दे रही हैं वो प्रॉपर वे में दिख रही हैं। बताइए बताइए बताइए, क्लियर दिख रही है ना? यस सर यस सर यस सर। ठीक है, तो फिर चलो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, यहां कह रहा है कि हमें कुछ पासे के फोटो दिए गए हैं और उनके 6 सरफेस हैं। बिल्कुल डाइस है तो 6 ही फेस होंगे, बिल्कुल भाई। और विपरीत फेसों पर जो पॉइंट लिखे गए हैं उनका सम 7 है। ओहो भाई साहब, ये तो इसने पोल ही खोल दी डाइस की। कैसे कि अपोजिट पर जो नंबर लिखे गए हैं उनका सम 7 है।
तो ऐसा तो स्टैंडर्डाइज में होता था ना, ऐसा किस में होता था, स्टैंडर्डाइज में होता था भाई। तो ये चीख चीख के कह रहा है कि ये स्टैंडर्डाइज के फोटो हैं फिर, क्योंकि अपोजिट का सम 7 होने का मतलब है 1 के अपोजिट 6 ही होगा तभी सम 7 होगा। अच्छा 2 के अपोजिट 5 ही होगा तभी सम 7 होगा, और 3 के अपोजिट 4 ही होगा तभी सम 7 होगा। कहने का मतलब है दिए गए डाइस कैसे डाइस हैं, स्टैंडर्ड डाइस हैं। ये उसने डायरेक्ट नहीं बोला, तो उसकी प्रॉपर्टी बोलकर समझा दिया आपको। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो नीचे लिखा गया है। यदि पासा, यदि डाइस फर्स्ट, डाइस सेकंड और डाइस थर्ड, यहां देख रहे हो आपको 6 डाइस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्वेश्चन में बात किस किस की कर रहा है, 1 2 और तीसरे डाइस की, 3 डाइसों की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि इन डाइसों के नीचे वाले फेस पर जो पॉइंट हैं उनकी संख्या कैसी है, सम है, मतलब इवन है। तो ऊपर वाली जो सतह है उस सतह पर कुल पॉइंटों का जो ऊपर आने वाले फेसों पर पॉइंट हैं उनका कुल मतलब योग, उनका सम कितना होगा। देखो भाई इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ये इसने ना ऊपर वाली फेस पर नंबर मिसिंग छोड़े हैं, यहां भी ऊपर वाले फेस पर क्या नंबर है, ये मिसिंग है, ये हमें पहले निकालने हैं, फिर इन सबको जोड़ना है। पहले दूसरे और तीसरे फोटो में ऊपर वाली फेस पर आने वाले नंबरों का सम पूछा है, तो पहले ऊपर वाली फेस पर आने वाले नंबर तो निकाल लें। ठीक है सर। अच्छा इनको निकालने के लिए वो वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज करनी है और उसी से होगा क्वेश्चन, क्या, अपोजिट से। अच्छा आप देखो जो भी फेस आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये फेस दिखाई दे रहा है, इस पर कितना पॉइंट है, 5, एक ये फेस दिखाई दे रहा है, इस पर कितने हैं, 6। तो अच्छा मुझे ये बताओ अगर इधर 6 हैं तो इसके अपोजिट पर 1 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारा डाइस स्टैंडर्ड है और इसमें जहां 1 है उसके अपोजिट में 6 रखना होगा, तो जहां 6 है उसके अपोजिट में 1 रखना होगा, और जहां 5 है उसके अपोजिट में क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो सर टॉप और बॉटम वाले फेस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, टॉप और बॉटम वाले फेस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, तो फिर 2 और 5 ही होंगे, जो यहां 2 और 5 नहीं, 3 और 4, देखो 1 और 6 आ गया, 2 और 5 आ गया, तो फिर 3 और 4 ही बचे जो ऊपर और नीचे आएंगे। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है सर नीचे वाली सतह पर इवन नंबर आना चाहिए, तो जो आप 3 और 4 को लेके चल रहे हो उसमें से 4 इवन है, तो 4 तो नीचे आ गया, तो फिर ऊपर आने के लिए क्या बचा, 3। ध्यान से समझना मैं कैसे निकाल रहा हूं कि ऊपर वाले फेस पर क्या आएगा। दूसरे में देखो यहां भी मुझे ये निकालना है ऊपर वाले फेस पर क्या आएगा, तो पहले ये देखो यहां कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 3, तो 3 के अपोजिट में कितना आएगा, 5, कितना आएगा, 4, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है ना, तो 3 यहां है, 3 के अपोजिट में आएगा 4। अच्छा यहां पर 5 है तो 5 के अपोजिट में इधर क्या आएगा, 2, तो सर 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, तो ऊपर और नीचे आने के लिए क्या बचा, 1 और 6। हाँ जी सर, लेकिन 1 और 6 में से जो भी इवन है वो तो नीचे आ जाएगा, तो 1 और 6 में से सम संख्या कौन सी है, इवन संख्या, तो आप बोलेंगे 6, तो 6 नीचे आ गया, तो ऊपर आने के लिए क्या बचा, 1। भाई मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कैसे निकाल रहा हूं, टॉप वाले फेस पर क्या आएगा। अच्छा यहां देखो ये 2 यहां पर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अपोजिट में 5 आए होंगे पॉइंट, यहां 6 दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर 1 आया होगा, तो भाई ऊपर और नीचे आने के लिए बचे 3 और 4, और 3 और 4 में से इवन संख्या नीचे आ गई, कौन सी, 3 और 4 में से 4 नीचे आ गया, तो ऊपर बचा 3। भाई देखो ऊपर आने वाले पॉइंट आपको पता चल गए, पहले फोटो में ऊपर 3, दूसरे फोटो में ऊपर 1, तीसरे फोटो में ऊपर 3। तो आपसे पूछा है इन तीनों का सम, 3 + 1 + 3, 3 + 1 + 3 बराबर कितना आ गया भाई, 7 आ गया। क्लियर हुई है बात, समझ में आ गया भाई तुम्हारे, हाँ या ना, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप लोगों को क्लियर है इतना सा। हाँ जी, चार नहीं ले सकते ऊपर, 4 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इवन संख्या नीचे आएगी। कैसे बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है, नीचे के सतह पर बिंदुओं की संख्या इवन है, तो आप
आप इतना अगर समझ गए कि 3 और 4 में से ही कोई ऊपर या नीचे आएगा, तो 3 नीचे आ ही नहीं सकता, 3 इवन नंबर नहीं है ना, नीचे 4 ही आएगा इवन, तो बचा हुआ 3 ही है जो मजबूरी में उसको ऊपर आना पड़ेगा। भाई समझ गए सब तो यस करिए जल्दी से, नहीं समझे तो मुझे बताइए। हाँ जी 5 बजे से लाइव है बेटा क्लास, और ये 7 बजे तक लाइव रहेगी, 2 घंटे की क्लास है आज। ठीक है, आज आपकी नाइट वाली क्लास नहीं होगी, फिर 8 बजे वाली। ठीक है जी, और कल पूरे दिन लगभग हमने 4 क्लास रखी हैं, 6 घंटे क्लासेस लेंगे कल। ठीक है भाई, अगर संडे को मौका मिला तो संडे को भी लेंगे हम क्लासेस। देखो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, फरवरी में एक फैमिली फंक्शन है, ठीक है, हमारे यहां पर, तो मुझे वहां लेनी है छुट्टी लगभग 10 दिन की। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूं उससे पहले आपका सिलेबस हो जाए जी खत्म, हाँ या ना। और उसके बीच में आपके पहले कुछ एग्जाम भी आ रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी भी आ रहा है, यूपी पुलिस भी आ रहा है, तो आप उन एग्जाम को भी मन से दे पाओगे। फिर आने के बाद में हम चीजों को दोबारा एज अ रिवीजन के तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रैक्टिस करा सकते हैं आगे की काफी सारी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ा ही रहूंगा आगे भी। ठीक है, गॉट इट सर, क्लियर है सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन PYQ का है, प्रीवियस ईयर का है, मैंने बुक में देखा है। हाँ बिल्कुल भाई, प्रीवियस ईयर है, यही तभी कराया जा रहा है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पर भाई, एक क्वेश्चन और पूछ लिया। अगर आप स्टैंडर्डाइज को समझ गए हैं ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन उसका पीक है, पूरा स्टैंडर्ड समझ गए ना, तो इससे बाहर अब क्या ही समझना स्टैंडर्ड के बारे में। तो मैंने बोला एक एक दो दो क्वेश्चन कराने से अच्छा है ये वाले क्वेश्चन डाल दो, जिससे आप स्टैंडर्ड की पूरी प्रॉपर्टी जान जाओगे। करिए जल्दी से। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने? सर फरवरी तक सिलेबस खत्म, कोई क्वेरी आए तो आपसे पूछ सकते हैं। अरे क्यों नहीं पूछ सकते, मैं भी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बैच से थोड़ा ना मैं खत्म कर दूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं आपको खुद बीच बीच में आके कुछ, जैसे मेरा मन किया कि आज इन बच्चों का ये चैप्टर का रिवीजन करा दें, तो उस तरह से हम लोग करते रहेंगे बीच में। ठीक है ना, आइए जी यहां पर आइए, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, कितने फोटो हैं? 6 फोटो हैं। कितने फोटो हैं भाई? 6 फोटो हैं। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सर, 1 2 3 4 5 6 फोटो हैं। और आपको पहले ही पता है, वो पहले ही कह चुका है कि ऐसे फोटो हैं ये जिनके विपरीत सतहों पर पॉइंटों की जो संख्या है उसका सम 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज है, अपोजिट पर आने वाले बिंदुओं की संख्या अगर जुड़ने पर 7 बन रही है, इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज है, कि जहां एक पॉइंट होगा उसके अपोजिट में 6 पॉइंट आ रहे होंगे, 1 के अपोजिट में 6 आ रहे होंगे, तो मिलकर कितना हो रहे होंगे? ये 7। ऐसे भाई 2 के अपोजिट में 5 आ रहा होगा तो वो मिलकर 7 हो रहे होंगे। ऐसे ही 3 के अपोजिट में क्या आ रहा होगा? 4, तभी तो 7 होंगे। कहने का मतलब है स्टैंडर्डाइज है, 1 के अपोजिट में 6 रखना है, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4। अब आओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है यदि डाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नीचे वाले फेस पर बिंदुओं की संख्या सम है, मतलब इवन है। सर ये तो अभी किया था हमने, वही फोटो है 6, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन ही तो बदला है। तो सर इतनी बात तो हमने अभी कर ली थी क्या, कि सर अगर पहले, दूसरे और तीसरे फोटो को लेके चलोगे और नीचे वाले फेस पर इवन नंबर को लेके चलोगे, तो ऊपर वाले फेस पर यहां 3 आया था, यहां 1 आया था और यहां 3 आया था। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया पहले, दूसरे और तीसरे फोटो को मैं लेके चलूं और इनके नीचे वाले पॉइंट पर कैसी संख्या रख दूं? इवन रख दूं। ठीक है सर, तो ये तो कैलकुलेशन हमने अभी की थी। बिल्कुल सर,
अच्छा, इसने दूसरा ग्रुप और बना रखा है, एक और चौथे, पांचवें और छठे फोटो के ऊपर वाले फेस पर इवन नहीं, इस बार ऑड, विषम संख्या। ये बोल रहा है अगर चौथे, पांचवें और छठे को देखूं ना तो इसके ऊपर वाले फेस पर ऑड संख्या है। ठीक है सर। और इन दोनों ग्रुपों के ऊपरी सतह के बिंदुओं का कुल योग, मतलब पहला ग्रुप उसने ये बना दिया और बोल रहा है इन ग्रुप के ऊपर वाले फेस पर आने वाली संख्याओं का योग निकालो। तो यहां से तो 7 आ गया। ऐसे बोल रहा है इस दूसरे ग्रुप के ऊपर वाले फेस पर जो भी संख्याएं आए उनका भी सम निकालो और उन दोनों के समों का आप क्या ले लो भाई, डिफरेंस लेके हमें बता दो। तो सर ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मेरा काम बच गया। अब मेरा काम इस दूसरे ग्रुप पर डील करना है। क्या है ये ग्रुप? चौथे, पांचवें और छठे फोटो का है और ये कहना चाह रहा है कि छठे, पांचवें और चौथे फोटो में ऊपर वाले फेस पर ऑड नंबर लेके आना है, विषम। चलो सर करते हैं कोशिश। अच्छा, ये 5 है तो आपको पता है ना इसके अपोजिट में 2 तो यहां रहा होगा। अच्छा, यहां 3 है तो इसके अपोजिट में भाई यहां पर 4 रहा होगा। तो ऊपर और नीचे आने वाले नंबर कौन से होंगे? आप बोलेंगे सर 1 और 6, लेकिन ऊपर ऑड आना है तो 1 और 6 में से ऊपर आएगा जी 1। समझ गए भाई? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ भाई यहां पर 6 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं तो 6 के अपोजिट में इधर कितना रहा होगा? 1 पॉइंट। अच्छा, यहां पर आपको 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो 5 के अपोजिट में इधर कितना रहा होगा? 2। तो भाई 2, 6, 4, 1 तो यहां पर आ गए। तो सर ऊपर नीचे आने वाले नंबर कौन से होंगे? 3 और 4। 3 और 4 में से ऑड नंबर ऊपर आएगा तो 3 और 4 में से ऑड कौन है? 3, तो ऊपर 3 आ गया सर। अच्छा, इस फोटो में देखो ऊपर क्या आएगा। यहां अगर 4 आया हुआ है तो 3 आएगा यहां पर। यहां पर अगर 2 आया हुआ है तो यहां पर आएगा मेरे भाई 5। तो देखो 5, 4, 2 और 3 तो यहीं पर आ गए। तो ऊपर और नीचे आने के लिए बचे 1 और 6 और 1 और 6 में से मेरे भाई जो भी ऑड है वो आएगा ऊपर, तो 1 आ गया ऊपर। तो जरा ध्यान से देखना आप, इस दूसरे ग्रुप में ऊपर आने वाले नंबरों का सम कितना हो गया? 1 और 3 4 और 1 5। यहां से दूसरे ग्रुप में ऊपर आने वाले नंबरों का सम हो गया 5। पहले ग्रुप में ऊपर आने वाले नंबरों का सम था 7। तो इन दोनों ग्रुप से आने वाली जो भी वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस आ गया सर 2। और यही पूछा था कि इन दोनों समूहों के ऊपर वाली सतह के बिंदुओं की कुल संख्याओं में क्या अंतर है? तो इस ग्रुप में ऊपर आने वाले बिंदुओं की कुल संख्या थी 7, इस ग्रुप में ऊपर आने वाले बिंदुओं की कुल संख्या थी 5 और इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। सर टिक करेंगे इस पर और आगे निकल जाएंगे। ठीक है भाई, आंसर आएगा 2 ना कि 3। जो 3 दे रहे थे वो गलत थे, जो बी बता रहे थे वो गलत थे। आंसर आएगा सी। जल्दी से बताइए, समझ गए या नहीं समझे? हाँ जी सर समझ गए। चलो तो नॉन स्टैंडर्ड पे आते हैं भाई। स्टैंडर्डाइज आप समझ गए, स्टैंडर्डाइज में बस यही सब होता है। सबसे सरल क्या है? स्टैंडर्डाइज। बस आप पहचान लेना, और पहचान मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है। अगर दिया गया डाइज स्टैंडर्ड है और सीधे सीधे आपसे अपोजिट पूछता है तो बहुत ही सरल है। आपने पहचान लिया कि अरे यार ये तो स्टैंडर्डाइज है, और किसी ने पूछा 5 के अपोजिट क्या है तो आप बोलेंगे 2। आपने पहचान लिया दिया गया डाइज स्टैंडर्डाइज है और आपसे पूछ रहा है बताओ 1 के अपोजिट क्या है, तो सीधे बोलो 6। असली गेम जो है ना इस चैप्टर में वो है नॉन स्टैंडर्ड का। चलिए भाई, तो अब लेके प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइज। नॉन स्टैंडर्ड डाइज भाई कैसा? नॉन स्टैंडर्ड डाइज, साधारण पासा। सर जी लाइट कट गई। आइए भाई देखो जी, अब यहां पर मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें सिर्फ एक फोटो आपको दिखाया जाएगा। सिर्फ कितने फोटो पर आधारित क्वेश्चन? एक फोटो पर आधारित क्वेश्चन। फिर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा भाई जिनमें सिर्फ 2 फोटो हमें दिखाए जाएंगे।
कितने फोटो? 2 फोटो पर आधारित क्वेश्चन फिर मैं आपको कराऊंगा। हाँ जी सर ठीक है। फिर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें 2 से अधिक फोटो हमें दिखे। भाई 2 से अधिक दिखेंगे मतलब 3 भी दिख सकते हैं, 4 भी दिख सकते हैं, 5 भी दिख सकते हैं, कितने भी दिखा दे, लेकिन 2 से ज्यादा फोटो पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई। सर आज की क्लास 5 से 9 करवा दीजिए नॉन स्टॉप। भाई 5 से 9 में करवा देता, लेकिन आई थिंक 7 बजे इसमें जीएस की क्लास चलती है ना आपके, इस वजह से नहीं करा पाया मैं, क्योंकि मैं तो करा देता, मैं तो मूड में था। इसीलिए मुझे 8 बजे फिर ऑफ करनी पड़ रही है, क्योंकि फिर मैं निकल जाऊंगा 7 बजे, फिर दोबारा 8 बजे क्लास लेने नहीं आ पाऊंगा इस वजह से। नहीं तो मैं तो मूड में था आज कि भैया डाइज आज एक 1 शॉट वीडियो डाइज खत्म। आज हम डाइज खत्म करने के ही मूड में थे पूरा। चल कोई बात नहीं है, कल डाइज भी खत्म होगा और कल बहुत कुछ खत्म होगा हमारा। इंपोर्टेंट चैप्टर ऐसे ही खींच देंगे हम, मजा आएगा एकदम ना। आपको भी देखना आज की क्लास के बाद में बहुत अच्छा फील होगा, यार मजा आ गया भाई, इतना पढ़ लिया आज हमने। ठीक है चलिए आइए भाई, अब करते हैं पहला क्वेश्चन जो 1 फोटो पर आधारित है। कितना? 1 फोटो पर आधारित क्वेश्चन। लो जी भैया आ गया 1 फोटो आपकी स्क्रीन पर, और ये बोल रहा है नीचे एक डाइस का फोटो दिखाया गया है, इस डाइस में 2 के अपोजिट क्या होगा? आपसे ये सीधे सीधे पूछ रहा है भाई, 2 के अपोजिट क्या होगा बताओ, हमें कुछ नहीं लेना देना, 2 के अपोजिट बता दो हमें भाई। चलो जी। अच्छा आपको मैंने एक बात बताई थी कि भाई जो फेस एक साथ दिखते हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते। हाँ जी सर, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं ये डाइस कैसा है जरा पहचानना, तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो 6 और 1 7 पड़ोसी मिलकर 7 बना बैठे, तो नॉन स्टैंडर्ड है। हाँ जी सर। अब अगर ये स्टैंडर्ड होता तो मैं 2 के अपोजिट तुरंत 5 बोलता, फिर सोचता नहीं, लेकिन ये तो सर नॉन स्टैंडर्ड आ गया। अब नॉन स्टैंडर्ड में ऐसे बोल नहीं सकता सीधे सीधे, क्योंकि कोई उसका पैटर्न नहीं है फिक्स कि 2 के अपोजिट यही होगा, कुछ भी हो सकता है वहां 2 के अपोजिट। लेकिन स्टैंडर्ड होता तो वहां पैटर्न फिक्स है, 2 के अपोजिट तुरंत 5 बोलता। लेकिन सर ये तो कैसा निकला? नॉन स्टैंडर्ड निकल आया, तो अब तो मुझे निकालना पड़ेगा। चलो भाई अब आते हैं उन 3 गोल्डन रूल पर जो मैंने आपको बताए थे। उनमें से पहला रूल ये कहता था कि सर अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखते। तो अगर आपको यहां 2 दिख रहा है तो यह बात एकदम क्लियर है कि इसका अपोजिट आपको दिखाई देगा ही नहीं इस फोटो में। अच्छा दूसरा रूल क्या कहता था? दूसरा रूल सर ये कहता था कि जो एक साथ दिख रहे हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है 2 के अपोजिट कभी भी 1 नहीं होगा और 2 के अपोजिट कभी भी 6 नहीं होगा। ये भी समझ गए? तो आप बोलेंगे अरे सर ये मत बताओ अपोजिट कौन नहीं होगा, आप ये बताओ अपोजिट कौन सा होगा। तो मैंने बोला भाई अगर अपोजिट पूछना चाहते हो तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि 2 के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा है। अब आप बोलेंगे सर दिख तो हमको बहुत कुछ नहीं रहा, ना तो सर हमको दिख रहा 3, ना दिख रहा हमको 4, ना दिख रहा हमको 5, लेकिन 2 के अपोजिट क्या है? तो मैंने बोला भाई फिर मैं अंतर्यामी नहीं हूं, जो नहीं दिख रहा उनमें से कौन इसके पीछे है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हां इतना बता सकता हूं 3, 4, 5 में से ही कोई एक होगा। और अगर आप मुझसे पर्टिकुलर कोई एक पूछना चाहेंगे तो मैं मना कर दूंगा, मैं बोलूंगा मैं नहीं बता सकता भाई पीछे क्या है। समझ गए ना? मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि पीछे क्या छुपा है ऐसे देख के बता दूं। कोई भी नहीं बता सकता। जैसे आप समझिए ना, यहां पर मैंने कितना लिख दिया, यहां पर मैंने 2 लिख दिया, और यहां पर कितना लिखा? 2 यहां लिखा है, चलो यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 1, और यहां लिख दिया मैंने कितना 6। चलो जी, तो यहां पर आपने 2 जो लिखा है इसके अपोजिट वाला फेस यहां है, इस पर क्या लिखा है वो आपको पता ही नहीं है। इधर से फोटो देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते यहां क्या लिखा है। ठीक है ना? बस आप इतना बोल सकते हो कि सर 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और 2 के अपोजिट वो होगा जो मुझे अभी यहां नहीं दिख रहा। तो 2 के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा, मतलब 3 भी नहीं दिख रहा, 4 भी नहीं दिख रहा, और 5 भी नहीं दिख रहा। तो 3, 4, 5 में से कौन होगा वो बताओ। तो आप कहेंगे ना सर मैं नहीं बता सकता।
क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उसे, ना वो मुझे दिख रहा पीछे, तो मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगा। मैं बस इतना सेफ खेल के निकलूंगा कि 3 4 5 में से ही कोई एक होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि जब आपको एक फोटो दिया जाए और 2 के अपोजिट पूछ ले, तो 2 के अपोजिट वो होगा जो यहां दिख नहीं रहा। आप बोलेंगे उनमें से कोई एक नंबर बताओ सर, नहीं बता पाएंगे। तो सीधे सीधे आंसर क्या है, 3 4 या 5। समझ गए मेरे भाई। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको करिए जरा। आपको बोला गया है कि एक डाइज आपको दिखाया गया है और आपने पहचान लिया कि 2 और 5 मिलकर 7 है, मतलब आपने पहचान लिया कि डाइज तो नॉन स्टैंडर्ड है भाई। स्टैंडर्ड होता तो मैं तुरंत 1 के अपोजिट 6 बोलता, लेकिन ये तो नॉन स्टैंडर्ड है। अब नॉन स्टैंडर्ड में अपोजिट किसके क्या आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो अब 1 के अपोजिट क्या आएगा, आप बताइए जरा मुझे। क्या बोल रहे हो भाई आप, डी होगा, डी होगा, डी होगा। वेरी गुड भाई। देखो 1 के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर जो नहीं दिख रहा वो होगा। तो क्या क्या नहीं दिख रहा, आप बोलेंगे सर ना तो 4 दिख रहा, ना 3 दिख रहा और ना ही 6 दिख रहा। तो 3 4 6 में से कोई भी हो सकता है 1 के अपोजिट। तो सर 3 4 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ बच्चे ये आंसर बता रहे हैं। अरे भाई आप कैसे डेफिनेट बोल सकते हैं कि 3 और 6 में से ही होगा, 4 नहीं होगा, ये आपने कैसे बोला भाई? 3 6 या 4 में से कोई होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन कितना सेफ खेलने के लिए आ गया, डेटा नॉट सफिशिएंट। हमारे पास डेटा है ही नहीं पूरा बताने लायक भाई, पूरा डेटा नहीं है ना हमारे पास। कुछ और भी होता तो हम डेटा से निकालते और देखते और बताते एक के अपोजिट क्या होगा। हमारे पास बस एक फोटो दिखा दिया है, तो उसमें डेटा ही पूरा नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेटा नॉट सफिशिएंट, हम बता नहीं सकते एक के अपोजिट क्या होगा। समझ में आया? बहुत सुंदर भाई। चलिए जी आगे अब चलते हैं। कभी कभी एक फोटो पे आधारित क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले तो आप ये समझ लो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो जानते हो ना, जैसे घड़ी घूमती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं भाई। इतने दिनों में ये तो आप जान ही गए होंगे घड़ी कैसे घूमती है, 12 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट हैंड की तरफ घूम जाना। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है भाई लेफ्ट हैंड की तरफ घूम जाना। ठीक है साहब। अब जरा देखो डाइज में कैसे चलता है सर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चलता है जैसे आपने एक नंबर यहां लिख दिया, ठीक है सर। अब आप क्लॉकवाइज में लिखना चाहते हैं तो इसके क्लॉकवाइज में ये आ गया 2, फिर इसके क्लॉकवाइज में ये, इसके क्लॉकवाइज में ये, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सर हमने एक डाइज लिया है और उस पर ए से लेकर के एफ तक के अल्फाबेट लिख दिए हैं, जिसमें से ए बी सी डी को हमने क्लॉकवाइज लिखा है और ई और एफ को क्रमशः टॉप और बॉटम पे लिखा है। ई और एफ को कहां लिखा है? टॉप और बॉटम पर। ई और एफ टॉप और बॉटम पर हैं, तो जरा देखना भाई, ई तो टॉप पर है, ये तो दिख गया, तो इसका मतलब है एफ बॉटम पर है, ये भी क्लियर हो गया भाई। तो ई और एफ तो हमने लिख डाले। अब कहानी थी ए बी सी और डी, वो घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे लिखे गए होंगे ना, तो इसका मतलब है यही तो है। ये देखो टॉप पर लिख दिया ई, बॉटम पर लिख दिया क्या? एफ। अब कहानी किसकी स्टार्ट है? ए बी सी डी की। यहां आपको ए दिख रहा है, यहां आपको डी दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, यहां डी दिख रहा है, तो फिर अब कैसे लिखूं? यहां ए है तो यहां बी, यहां सी और यहां डी। टॉप और बॉटम ये हो ही गए। बिल्कुल सर। तो ये ए, इधर बी,
यहां सी और ये डी लिख दिया आपने, ऐसे तो लिखा होगा ए बी सी डी, टॉप पर ई बॉटम पे एफ। हाँ जी सर बिल्कुल। अब आपसे क्या पूछा गया है कि भाई इस पासे में यदि मैं सी को टॉप पर ले आऊं तो बॉटम पे कौन आ जाएगा? तो जरा देखना, सी अगर टॉप पर आ जाए, सी को अगर मैं कैसे भी घुमा के या कुछ भी करके या उठा के रख दूं और सी को कहां ले आऊं? टॉप पर, तो बॉटम पर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सी अगर टॉप पर है तो सी का अपोजिट बॉटम पे आएगा। यस सर। तो इस डाइज में देखना जरा, सी का अपोजिट कौन है? ए इधर से, सी इधर से, सी और ए अपोजिट है ना, तो अगर सी ऊपर चला गया तो नीचे ए ही तो आया होगा। यस सर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ गए मेरे भाई? ए ए ए ए ए बहुत सुंदर भाई, एकदम लाजवाब। तो ये एक डाइस पर, एक फोटो पर आधारित क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है भाई, एक फोटो पर आधारित क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए। अच्छा, अब आते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट टाइप पर। और ये नेक्स्ट टाइप क्या था भाई? मैं टाइप 2 बोलूंगा इसको, नॉन स्टैंडर्ड का। टाइप 1 हो गया नॉन स्टैंडर्ड का, कौन सा? जिसमें एक, भाई देखो स्टैंडर्ड तो हमने पढ़ ही लिया, वो खत्म हो गया अलग। उसके बाद में हमने नॉन स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, और नॉन स्टैंडर्ड में हमने पहला टाइप किया जिसमें एक फोटो वाले क्वेश्चन किए। अब करने जा रहे हैं हम नॉन स्टैंडर्ड का दूसरा टाइप, जिसमें हम दो फोटो वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये दो फोटो आपको जो दिख रहे हैं, उन दोनों फोटो में कोई भी फेस कॉमन आपको नजर नहीं आएगा। सर इसका मतलब क्या है, जरा हमें बताओ तो सही। जैसे एक डाइस है, एक डाइस के मैंने ऐसे दो फोटो खींच के आपको दिखा दिए जिसमें दोनों ही फोटो में अलग ही अलग फेस थे। जैसे मैंने एक फोटो में तो इधर से फेस फोटो लिया जिसमें एक ये फेस दिखा, एक ये दिखा और एक ये दिखा। अगला फोटो मैंने जस्ट इधर से ऐसे लेके दिया जिसमें ये और ये तीनों ही अलग फेस थे। इसमें ये वाले 3 फेस थे, दूसरे फोटो में ये वाले 3 फेस हो गए। इसका मतलब है 2 फोटो ऐसे दिखा दिए जिनमें कोई भी फेस कॉमन नहीं है, रिपीट ही नहीं हुआ। जो फेस यहां है वो एकदम अलग है तीनों, जो फेस यहां है वो एकदम अलग है। ठीक है जी? तो जरा देखिए कैसे भाई, ऐसे कि यहां मैंने लिख दिया 1 4 6 और यहां मैंने लिख दिया 3 2 5। जरा देखना, यहां 1 4 6 अलग ही फेस हैं जिन पर 1 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। यहां ये तीनों अलग ही फेस हैं, कोई भी फेस दोनों फोटो में कॉमन नहीं है। तो ये पहला टाइप स्टार्ट हो रहा है आपका किसका? 2 फेस वाले क्वेश्चंस में। 2 फेस वाले क्वेश्चंस में हम पहले टाइप के क्वेश्चन कैसे देख रहे हैं कि 2 फेस, 2 फोटो तो हैं, 2 फोटो वाले क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। 2 फोटो वाले क्वेश्चन में हमने टाइप स्टार्ट किया कि 2 फोटो जब दिखें और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या करें। तो भाई इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया कि आपको 2 फोटो दिखा दिए गए किसी डाइस के और आपने पहचान लिया ये डाइस कैसा है, 5 और 2 मिलाकर 7 मतलब नॉन स्टैंडर्ड है। ये तो आप पहचान लिए कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड है सर। तो आपसे पूछा है तो फिर बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, आप ये बता दो हमें भाई। 2 फोटो से जितना भी दिमाग लगा सकते हो लगाओ और बताओ मेरे भाई कि 4 के अपोजिट क्या होगा। ना भाई ना, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमें जो लग रहा है बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है जी? तो आप लोग भी तैयारी खींच के रखें। चलिए भाई मैं आपको बताता हूं। सर ये 3 फोटो अलग हैं, ये 3 फेस अलग हैं, ये 3 फेस अलग हैं। तो जब सर ये फेस हमें इनसे कोई रिलेशन बनाते हुए दिख ही नहीं रहे तो कैसे कनेक्ट करूं कौन सा फेस कहां होगा? नहीं सर मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं 4 के अपोजिट कैसे बताऊंगा? तो सर मैं इतना बता सकता हूं अभी कि जो 4 के साथ दिख रहा है वो 4 का अपोजिट नहीं होगा। कहने का मतलब है 4 के साथ 6 दिख रहा है तो ये 4 का अपोजिट नहीं होगा, 4 के साथ 3 दिख रहा है तो ये भी 4 का अपोजिट नहीं होगा। तो 6 और 3 में से कोई भी 4 का अपोजिट नहीं होगा। तो ये 6 ऑप्शन में है, ये भी गलत, यहाँ 3 ऑप्शन में है, ये भी गलत, यहाँ 6 ऑप्शन में है, ये भी गलत। तो इसका मतलब है आंसर यही है। लेकिन मैं अगर सही सही बात कहूं आपसे तो वो ये है
कि सर 4 के अपोजिट कौन सा होगा, आप ये बताओ। आपने तो ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से एलिमिनेट करके कर दिया कि आपने ये बता दिया कि जो 4 के साथ दिख रहे हैं वो 4 के अपोजिट होंगे ही नहीं, तो आपने ऑप्शन में एलिमिनेट करके कर दिया। आप तो हमें ये बताओ 4 के अपोजिट कैसे निकालें। तो 4 के अपोजिट आप जानते हो ना, जो फेस दिख रहा है उसका अपोजिट दिखता नहीं है हमें उस फोटो में। जैसे 4 यहां दिख रहा है तो 4 का अपोजिट इस फोटो में दिखाई नहीं देगा। तो इस फोटो में कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे, तो आप बोलेंगे सर ये तीनों ही नंबर नहीं दिखाई दे रहे। मतलब ना तो हमें दिख रहा 1, ना दिख रहा 2, ना दिख रहा 5। तो 1, 2, 5 में से कोई भी 4 के अपोजिट हो सकता है, ये कहानी है। समझ में आया भाई आप सभी के? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है। 2 फोटो दिए हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना है भाई। बताइए स्पीड से, जल्दी से। चलिए भाई, आपसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा। तो भाई आप बोलेंगे सर 3 के अपोजिट वो होगा जो इस फोटो में नहीं दिख रहा। तो इस फोटो में ना तो दिख रहा सर 1, ना दिख रहा 5 और ना दिख रहा 6। तो 1, 5, 6 में से कोई भी 3 के अपोजिट हो सकता है। हाँ जी सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनमें से कौन सा एक होगा, तो आप बोलेंगे सर मैं ज्ञात नहीं कर सकता और ऐसा ऑप्शन में है, मैं इस पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड पर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्या बोलूंगा मैं? अरे भाई जो आंसर 4 दे रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है, अनर्थ कर रहे हो आप। अच्छा ऑप्शन 4 बोल रहे थे तो ठीक है, लेकिन अगर ये 4 तो ऑप्शन में, अच्छा ठीक है ऑप्शन 4 ठीक है भाई। सर सेट में अभी नंबर कम आ रहे हैं, कुछ मूल मंत्र बता दीजिए। मूल मंत्र यही है जो क्लास में चल रहा है, इसका रिवीजन करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, पहले सिलेबस खत्म कर लो, फिर नंबर अच्छे से बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिस फिर खूब खींच के करना। आइए जी नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वही इस क्वेश्चन ने आपको फंसा दिया यार। कैसे सर? आपसे पूछ लिया कि 6 का अपोजिट बताओ। ठीक है सर, अच्छा जरा देखना डाइस कैसा है। तो डाइस तो सर 6 और 1 7 मतलब नॉन स्टैंडर्ड ही है, नॉन स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड होता तो 6 के अपोजिट में 1 बता के काम खत्म कर देता, लेकिन ये तो नॉन स्टैंडर्ड निकला, तो सीधे सीधे 6 के अपोजिट क्या आएगा ऐसे भी नहीं बता सकता मैं। ठीक है, फिर क्या करूं भाई? अभी तो मुझसे 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट तो सर होना चाहिए जो मुझे यहां ना दिखे। तो मुझे क्या क्या नहीं दिख रहा? ना तो 2 दिख रहा, ना 3 दिख रहा, ना 5 दिख रहा। तो 2, 3, 5 में से कोई भी एक होगा 6 के अपोजिट। तो सर 2, 3, 5 ऐसा भी ऑप्शन नहीं दिया कोई, तो फिर मैं कहूंगा सर मैं ज्ञात नहीं कर पा रहा हूं। फिर तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब है ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है कि भाई आपको बताना ही पड़ेगा और कोई एक ही नंबर बताना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे फंस जाएं, वैसे तो अगर ऐसे ऑप्शन दिया है ना 2, 3, 5 तो आप इस पर टिक करो, और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया तो दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फिर इस पर टिक करें। और अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में ना दिखे तो फिर समझ जाइए अब मजबूरी में आप फंस गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइज हो, पहले तो ये याद रखना है, नॉन स्टैंडर्ड डाइज के लिए ये ट्रिक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइज हो, 2 फोटो आपको दिए जाएं, यस सर, और दोनों फोटो में कुछ भी कॉमन ना हो, और फिर आपसे किसी भी फेस का अपोजिट फेस पूछ लिया जाए, तो आप टॉप के अपोजिट टॉप बताएंगे। मतलब जैसे यहां 4 है
तो इसके अपोजिट में ये दो। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं इनका प्लेस वैल्यू बता दूं तो ये टॉप पर है, इसको टॉप बोलूंगा मैं। ये राइट हैंड पर है तो इसको राइट फेस बोलूंगा। ये लेफ्ट हैंड पर है तो इसको लेफ्ट फेस बोलूंगा। तो ये टॉप, ये राइट पर, ये लेफ्ट। तो भाई अगर मजबूरी में आप फंस जाएं तो टॉप के अपोजिट टॉप, राइट के अपोजिट लेफ्ट और लेफ्ट के अपोजिट राइट, या फिर टॉप के अपोजिट टॉप और दोनों पास पास वाले, ये दोनों पास में है ना, पास पास वाले अपोजिट, और ये दोनों दूर दूर हैं तो दूर दूर वाले अपोजिट। भाई बात समझ गए आप या नहीं समझे? क्या टॉप के अपोजिट टॉप, राइट के अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट के अपोजिट राइट, ये कहानी याद रखना। तो फिर अब बताओ मुझे 6 का अपोजिट अगर मैं मजबूरी में फंस जाऊं तो क्या बोलूं? 5 बोलूंगा भाई। फिर तो राइट का अपोजिट लेफ्ट वाला फेस ही सर का। समझ गए ना आप? ठीक है, शुभम क्या हुआ मेरे भाई? चलिए जी, क्या आप समझ गए मेरी बात? तो अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं और इसमें मैं आपसे बोलूं आप फंस गए जी मजबूरी में, आपको मैंने ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिए, 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है मेरे भाई आपके पास क्या? 1, और मैंने आपसे पूछ लिया 6 के अपोजिट बताओ, 6 के अपोजिट क्या होगा? मजबूरी में फंस गए आप। जरा देखो, कोई एक ही नंबर बताना है आपको, बच के भाग नहीं सकते आप। तो बताइए भाई जल्दी से। नहीं मेरे भाई पंकज, सबके लिए है, सबके लिए है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं आपके लिए, सबके लिए हैं, ये दोबारा थोड़ा ना पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर अब। ये सबके लिए क्लासेस चल रही हैं। सर ये तो बिना पेन के पूरा चैप्टर होगा। हाँ जी सचिन, बिना पेन के ही पूरा चैप्टर होगा ये। ध्यान से देखो भाई, आपसे पूछा है 6 के अपोजिट, तो 6 इधर लेफ्ट में है ना, या फिर ऐसे याद करो दूर दूर वाले अपोजिट होंगे, मतलब इसके अपोजिट ये होगा, ये बाहर वाला वो भी बाहर वाला। तो 6 के अपोजिट 2 आ गया, टिक करो आगे बढ़ो। अब आइए भाई नेक्स्ट टाइप पर, टाइप बदल दिया अब हमने, टाइप नंबर 3। सर अब क्या होगा इसमें? भाई फोटो 2 ही हैं इस बार भी। फोटो कितने हैं इस बार भी? 2 फोटो हैं। कितने फोटो? 2 फोटो। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है कि इन दोनों फोटो में एक फेस कॉमन रहेगा। भाई पिछले टाइप में क्या था? फोटो तो वहां भी 2 ही थे लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। इस बार फोटो 2 ही लेकिन एक फेस रहेगा कॉमन। जैसे सर 3 4 5, 5 6 1। भाई देखो ध्यान से, 2 फोटो हैं, फर्स्ट फोटो ये रहा, सेकंड फोटो ये रहा। बिल्कुल सर, और यहां पर एक फेस ऐसा है जो दोनों ही फोटो में दिख रहा है। देखो 5 यहां भी दिख रहा है और 5 यहां भी दिख रहा है। तो भाई यहां 2 फोटो हैं और दोनों फोटो में एक फेस कॉमन है। पिछला क्या था? 2 फोटो थे लेकिन कोई भी फेस कॉमन नहीं था। क्लियर हुई बात? चलिए तो भाई टूट पड़ते हैं जरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा कि सर आपको 2 फोटो दिए गए हैं, बिल्कुल सर, फर्स्ट एंड सेकंड, और इन दोनों फोटो में एक फेस कॉमन है। ये रहा, यहां भी 3 और यहां भी 3। और अब आपसे 3 के अपोजिट पूछ लिया। चलो देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। सबसे पहला तरीका, एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है। गोल्डन रूल नंबर 2 याद करो। वो क्या बोलता था कि जो एक साथ दिख रहे हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। हाँ जी सर, तो जो 3 के साथ दिख रहे हैं ना, वो 3 के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। तो 3 के साथ 4 दिख रहा है,
तो ये कभी भी अपोजिट नहीं होगा। 3 के साथ 1 दिख रहा है तो ऑप्शन में अगर 1 भी होता वो भी हटा देते हम। 3 के साथ 5 दिख रहा है तो ये 5 भी 3 का अपोजिट नहीं होगा। 3 के साथ 2 दिख रहा है तो ये भी 3 का अपोजिट नहीं होगा, आंसर होगा 6। लेकिन सर ये परफेक्ट मेथड नहीं है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता एलिमिनेशन मेथड। फिर क्या करें, तो कुछ ऐसा मेथड देखें ना जिससे कि हम लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हाँ जी सर, तो भाई वो मेथड है कि जो फेस कॉमन है ना उसको पकड़ो और क्लॉकवाइज काउंटिंग स्टार्ट करो। जैसे यहां ये कॉमन है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो जो कॉमन है ना उसको पकड़ो और वहां से क्लॉकवाइज गिनो। तो क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड की तरफ से ऐसे गिनो। तो 3, 3 से आगे 1 और 1 से आगे 4। इस चीज को मैंने लिख दिया। 3 कहां से स्टार्ट करके, कॉमन से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज चले जाओ। 3 1 4, 3 1 4। ऐसे ही सेम दूसरे फोटो में भी कॉमन से ही स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 3 2 5 क्लॉकवाइज देखो ना, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है। 3 2 5, तो 3 2 5। अब जो सेम सेम प्लेस पर पहुंच जाएं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे 1 और 2 सेम प्लेस पर आ गई, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 और 5 सेम प्लेस पर आ गई, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इधर भाई 3 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 पहले में भी दिखाई दे रहा है फोटो में और दूसरे में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ऐसा नंबर है जो दोनों ही फोटो में दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया था, रूल नंबर 3, वो कहता था अगर कोई फेस बार बार दिखता रहे तो उसका अपोजिट दिखाई नहीं देता। तो भाई अगर 3 बार बार दिखा है तो इसका मतलब है इसका अपोजिट कहीं अभी तक यहां दिखा ही नहीं होगा। तो ऐसा नंबर देखो जो अभी तक दिखा ही नहीं है, वो है 6। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 6। सर ऐसे करने से हम किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं। पूछता 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट। तो कौन सा मेथड हमने अप्लाई किया, रोटेशन मेथड। क्या, अगर 2 फोटो दिए हैं और 2 में एक फेस कॉमन है तो उस कॉमन को पकड़ा और क्लॉकवाइज घूम गए। ठीक है सर, क्लॉकवाइज घूमने पर जो सेम प्लेस पर पहुंचे वो एक दूसरे के अपोजिट। समझे या नहीं समझे भाई? इसी को दूसरे तरीके से लोग बहुत तरीके से बता सकते हैं। इसी को घुमाकर तुमको लगता है वो अलग तरीका है। वो बोल देते हैं कॉमन को पकड़ो। ठीक है सर, कॉमन के राइट राइट वाले एक दूसरे के अपोजिट, कॉमन के लेफ्ट लेफ्ट वाले एक दूसरे के अपोजिट। तो भाई कॉमन का राइट 1 यहां पर, और यहां कॉमन का राइट कौन है, तो 1 और 2 अपोजिट। कॉमन के लेफ्ट में यहां कौन है, 4, और यहां कॉमन के लेफ्ट में कौन है, 5। तो ये एक दूसरे के अपोजिट। और जो कॉमन है उसके अपोजिट वो जो दिख नहीं रहा है, मतलब 6। तो ये कोई नया मेथड थोड़ा ना हो गया यार, वही तो चीज है। बस टीचर रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है आपके सामने। बच्चा बेचारा हमारा मासूम है, उसको लगता है ओ ये मजा आ गया भाई, राइट राइट वाले अपोजिट, लेफ्ट लेफ्ट वाले अपोजिट, लो जी हो गया ये कुछ। तो ये वही है, कुछ नया नहीं है। आप बिल्कुल बारीक से समझें कि कॉमन को पकड़ें और क्लॉकवाइज चुपचाप से घूम जाएं। जो सेम सेम प्लेस पर आए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हर बार तूफानी पारी खेलने की जरूरत नहीं है। अगला बाद में भूल गए कि राइट राइट वाले अपोजिट होते थे या राइट लेफ्ट वाले अपोजिट होते थे। ठीक है, अभी सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा आपको, अरे सर ने ये बोला कॉमन के राइट राइट वाले अपोजिट, लेफ्ट लेफ्ट वाले अपोजिट। सर ये सही है, ऐसे बताओ। नहीं ना, तो आपको क्या करना है, कॉमन को पकड़ो, क्लॉकवाइज घूमो। तो यहां कॉमन था 3 3 1 4, यहां कॉमन क्या था 3, तो यहां से 3 2 5। अच्छा, सबसे पहला वाला मेथड तुमको सबसे बेस्ट लगा होगा, एलिमिनेशन मेथड। ओ सर एकदम धुआं उड़ा दिया आपने, तो एलिमिनेट करके एकदम से आंसर आ गया, ऐसे हो जाएंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन वैसे नहीं होते। किसी भी यूट्यूबर को देखकर आप मोटिवेट ना हो जाएं, क्योंकि यूट्यूब पर फिर ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं जिनमें सिर्फ क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाए। ठीक है भाई, चलिए। सर 9 बजे तक लाइव क्लास लेते तो और अच्छा लगता भाई। कल पूरे दिन अच्छा लगेगा, दम से बैठना। अगर एक भी बच्चा गायब हुआ ना क्लास से, कल पूरे दिन पढ़ाऊंगा मैं, और मेरी एनर्जी डिपेंड करेगी आपके कमेंटों पर। तो कल अगर आपके कमेंट स्लो हुए ना भाई, फिर देखूंगा मैं आपको। कल पढ़ाएंगे पूरा दिन, कल 6 घंटे क्लास लूंगा मैं आपकी।
चलिए भाई देखो वही क्वेश्चन है, दो फोटो दिए हैं, दोनों में एक फेस कॉमन है और आपसे किसके अपोजिट पूछ लिया, आपसे 6 के अपोजिट पूछ लिया। अब करो एलिमिनेशन मेथड से, कैसे करोगे? यहां तो वो नंबर दिख ही नहीं रहा जिसके आप एलिमिनेट करने चल रहे हो। चलो तो फिर क्या करें, तरीका वही है। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि 6 ना तो यहां दिख रहा ना यहां दिख रहा, तो ऑब्वियसली फिर 6 नहीं दिख रहा, तो 6 उसी के अपोजिट होगा जो बार बार दिख रहा है। भाई 5 बार बार दिख रहा है तो इसी ने तो 6 को छुपा लिया होगा। भाई 5 दिखा 2 बार, 6 एक भी बार नहीं दिखा, इसका मतलब क्या है, 5 के पीछे ही होगा 6। तो 5 और 6 अपोजिट थे, तो 6 के अपोजिट कौन आ गया, 5। लेकिन सर मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बताऊंगा, जो कॉमन है उसको पकड़ो, क्लॉकवाइज घूमो। 5 3 2, 5 1 4, 5 1 4, 5 के अपोजिट कौन, जो नहीं दिख रहा, मतलब 6। तो बस अब यहां से कुछ भी पूछ लेता, वो 3 के अपोजिट पूछता मैं 1 बोलता, 2 के अपोजिट पूछता मैं 4 बोलता। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, ये भी सेम ही है। देखो 2 फोटो आपको दिए गए हैं, पहला और दूसरा, और दोनों फोटो में एक ही फेस कॉमन है। कौन सा, ई। ई दोनों में कॉमन है, हाँ जी सर। तो बस आपसे अब ये पूछा है कि मेरे भाई आप मुझे ए के अपोजिट बता दीजिए। ए के अपोजिट क्या होगा आप ये बताइए, ए के अपोजिट क्या होगा आप ये बताइए। सर फर्स्ट टाइम डाइस पढ़ा है और इसने तो दिल जीत लिया, वाह भाई वाह। चलो आ जाओ, कॉमन कौन है, ई। तो बस भाई सब ए के अपोजिट पूछा है ना, तो बस ई से घूम जाओ क्लॉकवाइज, जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घूम जाओ। ई डी ए, ई डी ए, ऐसे वहां से ई बी एफ, ई बी एफ। अच्छा ई के अपोजिट क्या, जो नहीं दिख रहा, और दिख कौन नहीं रहा, सी। लेकिन हमसे तो सर ये पूछा है ना ए के अपोजिट क्या होगा, तो ए और एफ सेम प्लेस पर आ गए, तो ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ए के अपोजिट आ गया सर एफ। क्या बात है, एफ 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 एफ। नाम ले लीजिए सर, अविनाश, बिल्कुल भाई आपका नाम ले लिया हमने। बाकी सबने भी ए आंसर, एफ आंसर दिया है, बहुत सुंदर। क्लियर हो, डन हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर दोगे। ये कैसे क्वेश्चन थे, जिनमें 2 फोटो दिखाए गए थे, एक फेस कॉमन था। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए जिनमें कितने फोटो दिखाए जाए भाई, 2 फोटो दिखाए जाए और उनमें एक फेस कॉमन हो, तो आप किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं। देखो ए का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट ए, डी और बी एक दूसरे के अपोजिट, ई और सी एक दूसरे के अपोजिट। कहने का मतलब है आप किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं यहां से। सर एक रीजनिंग से पेपर थोड़ी होगा बेटा, मैंने मेरा वाला 100% दे रहा हूं ना मैं। बाकी टीचरों से आप कहो वो अपना देंगे 100% यार। अब इसमें मेरे से तो शिकायत करने की जरूरत नहीं है ना कि सर एक रीजनिंग से तो पेपर थोड़ी होगा। क्या करूं मैं भी ना लूं फिर क्लास, आप बता दो मुझे। ये थोड़ा तरीका होता है। या फिर आप इस नेगेटिव में बोल रहे हो कि इतना रीजनिंग पढ़ा रहे हो सर, इतना रीजनिंग पढ़ा रहे हो, सिर्फ रीजनिंग में लगे रहे क्या। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने नहीं भरा यूपी पुलिस और जीडी का पेपर फॉर्म इस बार, तो आप आराम से देखो, कोई जरूरत नहीं है। आप एक्स्ट्रा मेरा घर वाला रीजनिंग का टाइम दो ही मत, आप मेरी क्लास देख लो बस। बाकी टाइम बाकियों को दो। जिस दिन सैटरडे संडे में आपको ऑफ मिले उस दिन मेरी रीजनिंग का बस रिवीजन कर लो। मैं रीजनिंग के लिए आपसे नहीं कहता कि आप बहुत टाइम दो, लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम भरा है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके लिए तो मेरी जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है। भाई कोशिश करेंगे जनवरी में एंड कर दें आपका कोर्स भाई, ठीक है। लगभग हमने 40+ क्लासेस आपकी ले ही ली हैं।
लगभग 40 घंटे का डेटा और बचा है। 40 घंटे हम पढ़ चुके हैं, 40 घंटे और बचा है, तो जैसे तो हम कल 6 घंटे पढ़ देंगे, तो इस हिसाब से तो बहुत जल्दी कर देंगे हम। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है भाई, टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। कैसे कैसे सवाल करते हैं बच्चे, हाँ भाई तो मैं कह रहा हूं कैसे कैसे करते हैं बच्चे सवाल। आइए जी नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 4 ना, हाँ टाइप नंबर 4। सर अभी भी दो ही फोटो होंगे, फोटो इस बार भी दो ही होंगे। सर दो फोटो वाले तो हम दो तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब तीसरी तरह का कर लो। फोटो कितने होंगे, दो ही होंगे, बिल्कुल सर। अच्छा पहले हमने किया था दो फोटो थे, कुछ भी कॉमन नहीं था। फिर हमने किया दो फोटो थे, एक फेस कॉमन था। फिर हम करने जा रहे हैं सर दो फोटो हो और दो फेस कॉमन हो जाएं, जैसे 3 4 1, और भाई यहां आपका 4 3 2। सर ऐसा आ जाए कि आपको दो फोटो दिए जाए और दोनों फोटो में दो फेस कॉमन कर दे, ये कितने फेस कॉमन कर दे भाई, दो फेस अगर कॉमन कर दे तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, ये लो यहां दो फेस, क्या दो फेस कॉमन हो गए भाई, ये लो 3 3 4 4, ये दो फेस कॉमन हो गए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि सर दो फेस कॉमन हो जाएं तो क्या करें, तो फिर भाई आपको क्या करना है वो सीखेंगे इस क्वेश्चन से, कि हमारे पास दो फोटो हैं, फर्स्ट फोटो ये रहा, सेकंड फोटो ये रहा, और ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों फोटो में आपके दो दो फेस कॉमन है। देखो 4 और 6 यहां भी है, 4 और 6 यहां भी है। ऊपर की लैंग्वेज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सब फालतू की बातें होती हैं। बस आखिरी लाइन पढ़ लो कि भैया दो के अपोजिट क्या होगा, आपसे ये पूछा है। दो के अपोजिट क्या होगा आपसे ये पूछा है, बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी और किसी पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है जी, ठीक है भाई। आइए भाई जल्दी से, तो अगर मैं पहले आपसे यह पूछना चाहूं कि सर 4 के अपोजिट क्या है या 6 के अपोजिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर 4 और 6 यहां भी दिख रहे हैं और 4 और 6 यहां भी दिख रहे हैं। तो ये 4 और 6 अगर दोनों जगह दिख रहे हैं तो इनके अपोजिट ना तो यहां दिखेंगे ना यहां दिखेंगे। तो सर 4 और 6 के अपोजिट क्या होगा जो दोनों फोटो में दिखाई नहीं दे रहा, कहने का मतलब है 1 और 3। तो 4 और 6 के अपोजिट 1 और 3 में से कोई होगा। लेकिन अगर आप 4 के ही अपोजिट पूछेंगे कि पर्टिकुलर एक नंबर बता दो, तो मैं करूं नहीं बता पाऊंगा। मैं 4 के अपोजिट 1 और 6 में से ही कोई होगा, 1 और 3 में से, और 6 के अपोजिट भी 1 और 3 में से ही कोई होगा। ठीक है जी, 4 और 6 के अपोजिट अगर पूछ ले तो वो 1 और 3 में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 यहां भी दिख रहा है, 4 और 6 यहां भी दिख रहा है। और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं गोल्डन रूल से कि जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है उसका अपोजिट हमें कभी भी दिखाई नहीं देता। हाँ जी सर, तो 4 और 6 यहां दिखे तो इसके अपोजिट हमें यहां भी नहीं दिख पाए, 4 और 6 दोनों यहां दिखे तो इसके अपोजिट हमें यहां भी नहीं दिख पाए। तो इसका मतलब है 4 और 6 के अपोजिट वो दो नंबर होंगे जो दोनों ही फोटो में नहीं दिखे थे। तो इससे अब क्या समझे आप, भाई 4 और 6 और 1 और 2 ये तो आपस में अपोजिट हो गए, तो बाकी जो बचे दो फेस वो कौन कौन से थे, 5 और 2, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे फिर। तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, किस टाइप के, कि दो फोटो दिए जाएं और दोनों फोटो में दो दो फेस कॉमन हो, तो आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे यहां इस फोटो में और इस फोटो में 4 और 6 तो थे कॉमन, और 5 और 2 कॉमन नहीं थे, तो भैया आप इससे बस डेफिनेट इतना बता सकते हो कि 5 और 2 कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। डन, क्लियर हुई बात, समझ में आ गया आप लोगों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर डालो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो फोटो आपको दिए हैं और आपसे पूछा है भाई किसके अपोजिट, डॉलर के अपोजिट क्या होगा। डॉलर के अपोजिट आपको बताना है भाई। जरा देखो इन दोनों फोटो को और डॉलर के अपोजिट क्या होगा जरा बताने की कोशिश करो भाई।
चलिए भाई जल्दी से आइए, जल्दी से आइए बेटा। एक बच्चा कह रही है कि सर वही टाइम अच्छा था, मुझे खाना बनाना है। अनु बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ये, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम ले लो, मेरा डी आंसर है। रूम, रूम यार ये कैसा नाम है, कैसा नाम डाल दिया तुमने, ये कोई नाम है? नाम रखो फिर अच्छा सा जो नाम है आपका। रूम, रूम कैसा नाम होता है यार, है? आइए ध्यान से देखो भाई, यहां पर y और z कॉमन है, y और z यहां भी है और y और z यहां भी है, तो सर दो फेस कॉमन है। दो फेस कॉमन हो अगर दो फोटो में, तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और सर हमारा काम तो इतने से ही चल गया कि जो कॉमन नहीं है वही अपोजिट पता चल गया। तो मुझे पता चल गया डॉलर के अपोजिट क्या है, फिर एंड है, कहानी खत्म। ऑप्शन डी, बहुत सुंदर भाई, प्रणाम भाई विनोद। आइए जी, अच्छा अब जो हमने क्वेश्चन किया, अच्छा आप इसमें मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर आप इसमें मुझे बता दीजिए भाई कितने के अपोजिट, एक के अपोजिट, तो एक के अपोजिट आप क्या बताएंगे इससे? तो आप बोलेंगे सर 3 और 4, 3 और 4 तो कॉमन है, 1 और 2 कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो एक के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, यही आंसर है। तो अगर हमारे पास दो फोटो दिए हैं और दो फोटो में दो फेस कॉमन है, तो फिर हम सबके अपोजिट नहीं बता पाते। यस सर, सिर्फ हम कितना बता पाते हैं कि जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? आइए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर भाई। अब तक हमने कौन कौन से टाइप कर लिए? एक तो कर लिया स्टैंडर्डाइज का, हाँ जी सर। फिर हमने किया नॉन स्टैंडर्ड में एक फोटो पर आधारित क्वेश्चन। फिर हमने किए मेरे भाई दो फोटो पर आधारित क्वेश्चन, लेकिन उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था। फिर हमने किए दो फोटो पर आधारित, लेकिन उनमें एक कॉमन था। फिर हमने किए दो फोटो पर आधारित, लेकिन उनमें दो फेस कॉमन थे। अब आ जाते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 5, और ये है मोर देन 2, दो से अधिक फोटो पर आधारित प्रश्न। भाई दो से अधिक फोटो कितने हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर 3 डाइज हो तब बेटा, 3 पे ही आ गए अब। 3 नहीं, मैं बोल रहा हूं 3 से ज्यादा पे भी काम करेंगे। चलो अभी 3 वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखो, ये हमने कहां लिख दिया, ये हमने यहां क्यों लिख दिया यार? ये टाइप आगे लेके चलो इसको, तो यहां से उठाओ, यहां लेके चलना है, ये यहां होना चाहिए। चलो भाई ध्यान से देखो, ये रहा। देखो आपको 1 2 3 फोटो दे दिए एक डाइस के, 1 फोटो 2 फोटो और 3 फोटो दे दिए डाइस के सर, और आपसे पूछा है कि आप बताइए भाई इन तीनों फोटो को ध्यान से देखो और आप हमें बताओ 3 के अपोजिट क्या है। 3 के अपोजिट क्या है ये बताना है आपको इन तीनों फोटो को देखते हुए। बताइए भाई जल्दी से, तीनों फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि भाई 3 के अपोजिट क्या होगा। करने के हैं बहुत सारे तरीके, इन क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बता के जाऊंगा जो हर जगह फॉलो होगा। ठीक है भाई, देखो सर वो क्या है देखते हैं अभी, ध्यान से देखिए आप लोग जल्दी बोर्ड पर। एक तो पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। भाई 3 के अपोजिट पूछा है, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, ठीक है सर। तो आपको पता है कि सर जो 3 के पास में दिख गया 3 के साथ, वो 3 का अपोजिट नहीं होगा। तो 3 के साथ 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ना तो 1 3 के अपोजिट होगा ना 4। ऐसे ही यहां 3 के साथ में 2 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो 3 के साथ में 2 दिख गया, 3 के साथ में 6 दिख गया, तो ना तो 3 के अपोजिट 2 होगा ना 3 के अपोजिट 6 होगा। तो फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई। क्लियर हुई बात? सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई आप लोगों को? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई हमको। ठीक है जी, तो पहला मेथड समझ में आया, एलिमिनेट कर देना। अच्छा दूसरा, आपने पहला और दूसरा फोटो भी उठा लिया यहां से और आपने देखा अरे सर इसमें 1 और 4 कॉमन है,
यहां भी एक और 4 कॉमन है, 2 फेस कॉमन है। हाँ जी सर, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 5, तो 3 के अपोजिट 5 ऐसे भी आ गया सर। लेकिन ये सारे मेथड हर जगह फॉलो नहीं हो सकते। पहला मेथड एलिमिनेशन हर जगह नहीं लगेगा, दूसरा मेथड के हर किसी का अपोजिट यहां से आप बता नहीं सकते। वो तो अच्छा है कि इसने 3 का ही अपोजिट पूछा जो कि कॉमन नहीं है। अगर वो 4 का अपोजिट पूछ लेता तो क्या आप पहले और दूसरे फोटो से बता सकते थे? नहीं सर। तो फिर करने का बेस्ट तरीका क्या है सर? ऐसा मेथड बताओ जो हर जगह लग जाए। तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जाओ पीछे, मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना जिनमें 2 फोटो आपको दिखाए गए थे और उन दोनों फोटो में एक फेस कॉमन था। 2 फोटो दिखाए गए थे, एक फेस कॉमन था, तो वहां से हम किसी का भी अपोजिट बता लेते थे। हाँ जी सर, मतलब अगर मुझे 2 फोटो दिखा दिए जाएं और उन दोनों फोटो में सिर्फ एक फेस कॉमन हो तो मुझसे किसी का भी अपोजिट पूछ लो। इसका मतलब है किसी का भी अपोजिट बताने के लिए 2 फोटो ही काफी हैं, लेकिन वो 2 फोटो अच्छे अच्छे होने चाहिए। अच्छे अच्छे होने का मतलब क्या है? जिनमें सिर्फ एक ही फेस कॉमन हो। तो भाई यहां 3 फोटो दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, हम कह रहे हैं कितने भी फोटो दे दे, हमें कितने चाहिए? 2 फोटो। और 2 फोटो कैसे? जिनमें एक फेस कॉमन हो। तो आप इन तीनों में से वो 2 फोटो उठा लो जिनमें एक फेस कॉमन है। तो भाई जरा देखना, पहला और तीसरा फोटो उठा लूं तो पहले और तीसरे फोटो में कॉमन कौन है? 3 ही कॉमन है। तो बस अब इस फोटो को हटा ही दो, इसका यूज है ही नहीं। सिर्फ आपने ये क्वेश्चन पहले और तीसरे फोटो को लेके कर लिया। तो आप क्या करते थे? जो कॉमन है उसको पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 4 1, ऐसे ही वहां पर 3 6 2, 3 6 2, 3 के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा मतलब 5, और 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2। किसी का भी अपोजिट पूछता आप बता देते। तो 3 का अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया सर, यही हमारा आंसर है। समझे मैंने आपको क्या बताया? आपके पास 3 फोटो हो, 3 से ज्यादा फोटो हो, बस हमें उन फोटो में से 2 फोटो चुनने हैं। और वो 2 फोटो कैसे? जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 फोटो दिखा दिए और आपसे पूछ रहा है बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट बताओ भाई। तो इन 4 फोटो में से बस 2 फोटो निकाल लो, कोई से भी 2 फोटो निकाल लो भाई। और वो 2 फोटो कैसे? जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। जरा देखना पहले और दूसरे फोटो में। हाँ जी सर, यहां 2 फेस कॉमन है, बी और डी, तो इन दोनों को मत लो आप। यहां से आप बी का अपोजिट नहीं बता पाएंगे। तो पहला और तीसरा फोटो ले ले सर, बिल्कुल ले लो। सिर्फ क्या कॉमन है? डी कॉमन है। पहला और तीसरा फोटो लो, इनकी कोई जरूरत अब हमें नहीं है। हमें 2 ऐसे फोटो चाहिए जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। तो भाई यहां पर है डी और यहां भी है डी, तो जो कॉमन है उसको पकड़ के घूम जाओ क्लॉकवाइज। डी, डी से आगे बी, बी से आगे एफ, डी बी एफ, डी बी एफ, और यहां पर डी, डी से आगे ई, ई से आगे सी, डी ई सी। आपसे पूछा था बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट ई आ गया। टिक करके आगे बढ़ो। फोटो 4 हो, 5 हो, 3 हो, हमें बस 2 ही फोटो निकालने हैं उनमें से, वो भी बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें आपको 3 फोटो दिए गए हैं। हाँ जी सर, और पूछा क्या गया है? 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या होगा आपसे ये पूछा है। पहला फोटो ये रहा, दूसरा फोटो ये रहा, तीसरा फोटो ये रहा। भाई हमें सर 3 की जरूरत ही नहीं है, अगर अच्छे अच्छे 2 मिल जाए तो फिर वो 2 फोटो चुनो और मुझे आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा।
चलिए भाई, वेरी गुड, आंसर आने लग रहे हैं। तो कौन कौन से दो फोटो उठा लूं, आप मुझे ये बताओ, कौन कौन से दो फोटो उठा लूं मैं? पहला और दूसरा उठा लूं? बिल्कुल सर। क्या कॉमन है? सिर्फ 6 कॉमन है। तो बस फिर इसकी तो नीड भी नहीं है हमको। पहला और दूसरा फोटो ऐसे फोटो हैं जिनमें एक फेस कॉमन है, तो बस कॉमन को पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 5 1, यहां से 6 2 4। अच्छा ध्यान से देखो, 6 2 बार आ रहा है तो 6 के अपोजिट में वो होगा जो यहां पर अभी एक भी बार नहीं आया, तो वो कौन है? 3। तो 6 के अपोजिट क्या आ गया? 3। आपसे पूछा 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट 6। टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 फोटो दिए हैं और आपसे पूछा है एक के अपोजिट क्या होगा। एक के अपोजिट फेस पर क्या होगा, जहां पर एक पॉइंट रखा हुआ है उसके अपोजिट पर क्या होगा। तो 4 फोटो हैं, क्या 4 फोटो की नीड है आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल नीड नहीं है, 4 फोटो का क्या करेंगे हम, हमें तो बढ़िया बढ़िया 2 फोटो दिखा दो आप। और वो 2 फोटो कौन से? जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। कितना कॉमन हो? एक फेस। तो कौन कौन से फोटो उठा लूं? पहला और तीसरा फोटो। कितने? ये वाला फेस कॉमन है, 2 पॉइंटों वाला। तो इस फोटो की और इस फोटो की तो हमें नीड भी नहीं थी। पहले और तीसरे ही फोटो से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो जरा देखना, यहां पे 2 कॉमन है ना, तो 2 3 1, 2 3 1, ऐसे वहां से 2 5 6, 2 5 6। आपसे पूछा कितने के अपोजिट है? एक के अपोजिट, तो एक के अपोजिट 6 आ गया सर, कहानी खत्म भाई। अरे भाई कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, यहां पर 4 फोटो हैं और आपसे क्या पूछ लिया है भाई? आपसे पूछ लिया है कि हरे रंग के अपोजिट क्या होगा। हरे रंग के अपोजिट, ग्रीन कलर के अपोजिट फेस पर कौन सा कलर होगा। 2 फोटो पकड़ो बस। कितने फोटो? 2 फोटो। लेकिन वो 2 फोटो कैसे? जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। तो जरा देखना भाई, अगर मैं बात करूं दूसरे और चौथे फोटो की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हरा कलर कॉमन है। हरा कलर कॉमन है, हाँ जी सर। अच्छा, अगर मेरा मन कर रहा है पहले और या फिर तीसरे के साथ कौन सा फोटो ले सकता हूं मैं? तीसरे के साथ में ले सकता हूं, लो यहां से ले लो ना, कोई से भी ऐसे 2 ले लो जिनमें एक फेस कॉमन हो, तो दूसरा और तीसरा ले लो तो भी काम चल जाएगा। इस और इस फोटो को इग्नोर कर दो, कोई से भी 2 फोटो ले लो 4 में से, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आप पर, कोई से भी 2 फोटो, वो भी ऐसे जिनमें एक फेस कॉमन हो। तो यहां हमने देखा कौन सा फेस कॉमन है, नारंगी, यहां भी है नारंगी, यहां भी है। तो अब जरा देखना, नारंगी से आगे चले सफेद, सफेद से आगे चले हरा। तो भाई ये आया आपके पास में नारंगी, सफेद, हरा, और इधर नारंगी लाल बैंगनी, नारंगी लाल बैंगनी। तो भाई हरा और बैंगनी ये सेम प्लेस पर पहुंच गए ना, तो हरे के अपोजिट में बैंगनी है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, जब 3 या 3 से अधिक फोटो आएंगे तो भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या कहते हो, आज की क्लास कैसी रही आपकी? ये लगभग 2 घंटे हमको हो गए और हमने काफी डाइज कवर कर लिया। कल की ऐसे ही 1.5 घंटे की क्लास में ही, पहली क्लास में 1.5 घंटे की 4 क्लास है कल, तो पहली ही क्लास में हम डाइज को करेंगे खत्म मेरे भाई। फिर नेक्स्ट चैप्टर कल कवर करेंगे, कम से कम 2 चैप्टर। ठीक है भाई, आप बताइए। और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर थे वो मैंने पहले ही सारे खत्म करा दिए हैं आपके। ठीक है, देखो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, उसके बाद में क्लॉक, कैलेंडर, इनइक्वालिटी, एनालॉजी, सारे इंपोर्टेंट और बड़े बड़े चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं बचे हैं जो भी हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आराम से सिलेबस होगा, बहुत मजे से पढ़ेंगे। मेरा क्लास छूट गया सर, कोई बात नहीं है, एक बार आप इसको रिकॉर्डेड में देख लेना और कल मिलेंगे। फिर पहली क्लास आई थिंक 12 बजे है कल, तो 12 से 1:30 बजे का एक स्लॉट है। फिर उसके बाद में 2 से 3:30 है, फिर 4 से 5:30 है, फिर 6 से 7:30। आई थिंक यही है ना, या फिर कुछ और टाइमिंग में अगर अंतर है तो देख लेना। 4 स्लॉट की क्लास है कल। कल मिलेंगे, कल 1.5 घंटे की 4 क्लास लेंगे और कल काफी कुछ कवर करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए। मजे आ गए सर, मजेदार थी क्लास। मुझे तो अभी पता चला कि क्लास चल रही है। बहुत अच्छा था सर आज का क्लास। चलिए भाई, आज के लिए रखते हैं ऐसा इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, आज रात को 8 बजे वाली फिर क्लास नहीं है मेरी। ठीक है भाई, तो कल मिलेंगे, फिर कल पढ़ेंगे।